जिस रीति से कोई काम करना है, अगर उस रीति से काम नहीं किया गया या जिस रीति से करना है उसके अगेंस्ट काम किया गया, दोनों ही इक्वली बात है। तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है। पुरानी आईपीसी में 166 थी, अब वो 199 हो गई है नए वाली में, बीएनएस में। ये कि जिसकी जो ड्यूटी है लॉफुली उसको करना, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो ये लोक सेवक। सर ये आप आवाज कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। ये सरदार तारा सिंह का तारा है। भाई नमस्कार। राजेश सर। तारा भाई नमस्कार। शायद आवाज नहीं जा गवर्नमेंट पाई। उस पर एक्शन लेगा, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, आपको कोई थ्रेट नहीं कर सके। और अगर ये डॉक्यूमेंट किसी तक पहुंच गया, उस पर एक्शन होने से पहले सर दोबारा से बोल दीजिए, सर दोबारा से बोल दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी सर, आप सुन नहीं पाए थे सर। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने शिकायत दी, वो राजहित या राजकोष के दुरुपयोग का मामला था या उसके गबन का मामला था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो सवाल यह है कि उस केस में संबंधित अधिकारी जिसकी ये जिम्मेदारी थी वो भी 199 बीएनएस के अपराध का दोषी है। बिल्कुल सही। और एक बहुत सरल तरीके से आप जानते हैं कि वो नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन है, तो उसके लिए आपको सीधा न्यायालय में परिवाद लाना पड़ेगा और उसके बाद ही उस पर एफआईआर हो सकती है। एक बात, अगर डिपार्टमेंटल आप इस तरह की चीजों से हैं तो उसके सीनियर ऑफिसर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस अधिकारी की जिम्मेदारी थी और इसने डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लिया है, तो डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए प्रोसीड करें। वो कानूनी स्थिति हुआ है, यानी डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए डिपार्टमेंट, और अगर आप उस पर क्रिमिनल एक्शन चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय में जाना पड़ेगा। दूसरा, राजकोष का जो गबन होता है वो एक बड़ा संगीन अपराध है, चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड में टेम्पर करके हुआ है तो पुरानी आईपीसी की 467 उसमें एलआई तक के प्रोविजन है, तो जब बड़ी धाराएं उसमें इंक्लूड होती है, ऐसे फैक्ट आपके पास हैं, तब आप उसमें सीधी एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं कि अगर कॉग्निजेबल सेक्शन उसमें मेंटेनेबल हो तो सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि उसमें एक्शन लेने की जिम्मेदारी थी, महीने 2 महीने बाद तक कुछ नहीं हो रहा है, तो आप आगे प्रोसीड करने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून में एक शब्द है पंक्टस ऑफिसियो, किसी कार्यालय के काम करने की समय सीमा, उसके बाहर अगर टाइम क्रॉस हो चुका है तो आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे फॉरवर्ड हो जाएं। ये कंक्लूडिंग तौर बात यहाँ ये है, सबके काम आएगी है। जी जी सर, धन्यवाद सर। दर्शन जी, आप का स्वागत है। और आपको जो है राजकुमार सर ने आपको बोला था, शायद आपका नेटवर्क के कारण था, आप सुन नहीं पाए। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए फिर। तारा भाई नमस्कार। जी प्लीज। तारा सिंह जी नमस्कार। आवाज नहीं जा पा रही। कंटिन्यू, आज थोड़ा गला खराब है, मैं बिल्कुल मीटिंग के शुरुआत से मौजूद हूँ और रहूंगा अभी एंड तक। अच्छा, आपको नमस्कार। जी जी। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो? जी सर तारा सिंह जी, तो क्या सर? जी सर। ताराचंद जी से मैं पूछना चाहता हूँ साहब कि साहब एक मामले की जानकारी ये लेना है साहब। कानून आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं साहब कि हमारे नगर परिषद कार्यालय में एक व्यक्ति जानकारी एक नगर पालिका उपाध्यक्ष को उसका किया हुआ वादा जो है याद दिलाने और जो घोषणा करी थी, उसके चलते वो याद दिलाने आया था कि साहब आपने फला फला घोषणा करी थी। तो वो नगर पालिका कार्यालय आया था और नगर पालिका कार्यालय आने पे उसको संबंधित उपाध्यक्ष ने न सिर्फ उसको गाली गलौज दी और इतना ही नहीं, उसको मारने भी दौड़ा। अब ये सब जो घटनाक्रम हुआ था उसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद ये समाचार पत्रों में भी छपा। अब हालांकि और साथ ही वो उपाध्यक्ष संबंधित नगर पालिका के कर्मचारियों को ये धमकाते हुए भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि किसी भी एरे गेरे व्यक्ति को यहाँ घुसने दिया या बैठाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब समाचार पत्रों में छपी साहब, सभी वीडियो वायरल हुआ। ये घटना होके अभी 20-25 दिन हो गए, लेकिन इस संबंध में संबंधित व्यक्ति ने कोई लिखित शिकायत तो नहीं दर्ज करवाई। लेकिन मैं ताराचंद जी से जानना चाहता हूं साहब कि क्या एक नगर पालिका सीओमओ जिसके कि ये संज्ञान में समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ और ये सब जानकारी आ गई,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट, आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं करा। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वो, खैर अधिकार सीएमओ तो सवाल अध्यक्ष, चूंकि वो सवाल उपाध्यक्ष बोलिए है। ना सर, सवाल क्या है? हाँ जी। जी। जी, तो वो अगर यदि सीएमओ ने उत्तर नहीं लिया, तो क्या साहब मैं आवेदन किस प्रकार से कर सकता हूँ कि ताकि संबंधित उपाध्यक्ष के इस कृत्य के लिए, जो नगर पालिका में इस प्रकार का कृत्य करा है, उसके लिए सीएमओ कार्रवाई के लिए बाध्य हो? इसके लिए मेरे को क्या करना है? रुक गया, मैं समझ गया। अब आप रुके। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2016 का, अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैंने बहुत बार वेबिनार में इसको कोट किया। 13, 26 से 29 अगर आप पढ़े तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि जब सरकार के संज्ञान में कोई अपराध लाया जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, एक्शन ले। और अगर नहीं लेती है तो एक आम नागरिक को ये लोकस स्टैंडाई दिया गया है कि वो उस संबंध में किसी न्यायालय में परिवाद पेश करे, एफआईआर दर्ज कराए, कोई और कार्रवाई जो उचित समझता है वो करे। आपके सवाल का जो पहला हिस्सा ये है कि आप उस डिपार्टमेंट को कैसे इन्फॉर्म करें। आपके पास अखबार की कटिंग है, न्यूज है, वीडियो वायरल है, आप उसके डिपार्टमेंट के हेड को लिखें कि आपके कार्यालय में ये अपराध हुआ है, आप इसको मुकदमा दर्ज कराएं। और अगर नहीं दर्ज कराता है, उपयुक्त समय 7 दिन काफी है, तो 8वें दिन आप दर्ज करा लें। आप भी स्वतंत्र हैं। जरूरी नहीं है कि इस मामले में पीड़ित मुकदमा दर्ज कराए। भारत का नागरिक होने के नाते आप भी दर्ज कर सकते हैं। जी। हेलो समीर खान जी, सर आपका क्या सवाल है? हाँ सर, मेरा मेरा एक सवाल है। बोलिए। मेरा एक सवाल है। मध्य प्रदेश में, भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में मैंने आरटीआई फाइल की। फाइल करने के बाद मुझे कुछ 2 साल का ऑडिट रिपोर्ट चाहिए था। वो ऑडिट रिपोर्ट मैंने मांगी। जब उसके बाद मुझे 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं मिली, तो मैं प्रथम अपील अधिकारी के पास उपस्थित हुआ। वहां पे मैंने अपील फाइल की है। वहां पे क्या होता है, अपील में तो मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, मगर जो संबंधित विभाग है, हज कमेटी, वहां से ये कहा जाता है कि इस पत्र के माध्यम से हमने अपीलार्थी को सारी इंफॉर्मेशन हस्तांतरित कर दी है, पहुंचा दी है, मगर मुझे इस संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसी संबंध के अंदर जब मैं हज कमेटी निरीक्षण करने जाता हूं, पूछता हूं कि आपने मुझे इस पत्र के माध्यम से कब जानकारी प्रोवाइड की है, वो जानकारी मुझे रिसीव नहीं हुई। अगर आपके डिस्पैच डिपार्टमेंट में अगर आप सर्च करेंगे तो उस विभाग के अंदर कोई भी डिस्पैचमेंट में कोई भी जानकारी, ऐसा रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। एटलीस्ट वो मेरे 2 घंटे और खराब करते हैं। मेरे पास कोई सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन मुझको नहीं देते हैं, आंसर नहीं देते हैं मुझको वो। देन उसमें क्या करना हुआ होता है फिर मुझको, उनके सीईओ से भी बात होती है मेरी। सीईओ भी इसको टाला मटोली कर देते हैं। इस संबंध में मैंने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कंप्लेन की है, और उनके ऊपर वाले अधिकारी से भी मैंने कंप्लेन की है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं और क्या कर सकता हूं बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए। कानून में, आरटीआई एक्ट में आप देखें तो इसे गलत, मिथ्या सूचना देना बोलते हैं। ओके, आप अपील में जाएं, अपील में इसको चैलेंज करें। एक बात। ठीक है, अपील फाइल कर दी मैंने इसमें। दूसरा, जी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑफिस में ये कथन करना कि मैंने इनको सूचना दे दी है, जबकि वास्तविक रूप से आपको नहीं दी गई और डिस्पैच नंबर भी नहीं है, ये फोर्जरी के डेफिनेशन में आता है। पुराने आईपीसी में इसको 420 धारा में रखा गया था, और अब जो नई बीएनएसएस में 318 सबसेक्शन 4 है। आपके साथ धोखाधड़ी करना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के साथ धोखाधड़ी करना, तो ये क्रिमिनल केस भी बनता है। आपके दोनों अधिकार हैं। आप अपील करें, ओके। ये एक्ट का इशू है, और ये जो झूठ बोल रहे हैं ये अपराध है अपने आप में। तो आप चाहें तो इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। दोनों अधिकार हैं आपके। आप बोल रहे हैं बीएनएस 318? जी, बीएनएस 318 318 318 4। ओके, और साथ में 200। थैंक यू वेरी मच। सर जी नमस्कार, तारा सिंह जी को। सर जी सुप्रीम कोर्ट का जो आज 13-26, इसका जरा विस्तार से बताइए सर। अमान उल्लाह है बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस, कोमा 2016 डाल के गूगल पे डालेंगे, सीधा दिखा देगा। अमानुल्लाह।
जी हाँ। जी भरत पंड्या जी आपका, सॉरी सुरेश मौर्य जी, आप पहले पूछ लीजिए, आपका क्या सवाल है? आप बहुत देर से हैंड रेज है। सुरेश मौर्य जी। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर मेरा सवाल ऐसा है कि जैसे कि कोई भी विभाग में जो अर्जी करते हैं उससे संबंधित किसी के पास में कोई ऑर्डर ऐसा है सर कि जैसे अर्जी करने आवेदन करने के कितने दिन बाद में उनका डिस्क्लोजर करना रहता है, या क्या मतलब रहता है इसके बारे में? जैसे किसी विभाग में हमने एंटी करप्शन में कोई एप्लीकेशन किया, हमने कोई फरियाद का, उसका डिस्क्लोजर कि उनको कितने दिन में करना रहता है, ऐसा कुछ है ऑर्डर या देखिए, अर्जी है किसी के पास? जनरल रूल्स हैं, जी है ना, सर। सामान्य नियम है, दांडी के हैं, सिविल हैं। स्टेट में कईयों में कॉम्बो है, कईयों में अलग अलग है। एक जनरल क्लोजेज एक्ट है 1956 का, जो शब्द काम में लिया जाता है युक्ति युक्त समय। तो जहां कभी भी कोई समय निर्धारित नहीं किया जाए वहां युक्तियुक्त समय का कंसेप्ट लिया जाएगा, यानी रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम है किसी भी एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए 7 डेज। आपने एप्लीकेशन भेजी, अगले को मिल गई, 7 दिन में वो डिस्पोज करेगा, और ज्यादा से ज्यादा डाक 7 दिन में आप तक वापस लौट आएगी। यानी 14 दिन के बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने रीजनेबल टाइम में उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां कानून में स्पष्ट समय लिखा हो तो वहां पर वो समय सीमा लागू होगी। जैसे आरटीआई के डिस्पोजल करने के लिए धारा 7(1) 30 दिन का प्रोविजन करती है, तो वहां स्पेसिफाइड जब किया हुआ होता है तो उसमें वो टाइम लागू होता है। समझ गए मौर्य जी? तो जब आप अर्जी देते हैं और एक सामान्य शिकायत है तो उसको 7 दिन में डिस्पोज ऑफ करना जरूरी होता है। सर इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ आपको भी। जैसे जी मैंने कमिश्नर की फरियाद डीजीपी को किया अगर, और डीजीपी ने फिर उसी फरियाद को वापस कमिश्नर के पास में भेज दिया है जांच के लिए, तो ये सर क्या उचित है? जांच के लिए आज की तारीख में जो बीएनएसएस प्रोवाइड करती है वो अधिकतम समय सीमा 14 है। और उससे पहले ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस आया था जिसको फॉलो किया गया प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस यूपी केस में, तब भी वो 14 दिन था। जांच कभी भी 14 दिन से ज्यादा पुलिस लंबित नहीं रख सकती। एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में रख सकती है, उसके लिए प्रेस्क्राइब टाइम है, लेकिन जांच उसके मतलब दो 14 दिन। उसके 1.5 महीना हो जाने के बाद में, मतलब 45 दिन ज्यादा हो जाने के बाद में भी जब उनको मैंने रिमाइंडर दिया डीजीपी को, उन्होंने उनका एक ही जवाब मिला कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। मतलब रिमाइंडर 2 महीने जैसे। रिमाइंडर नाम की कोई चीज भारत के किसी भी कानून में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं कि जैसे मौर्य जी, आपने मुझे ये कहा कि आप मुझे कल मिलेंगे, मैंने कहा जी हाँ मैं मिलूंगा, तो मुझे दोबारा याद दिलाने की क्या जरूरत है? मुझे तो पता ही है कि कल का मैंने वादा कर रखा है। बराबर। रिमाइंडर कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया। कभी रिमाइंडर कभी नहीं डालने की जरूरत होती। ठीक ठीक है सर। तो ऐसा कोई ऑर्डर है, ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कुछ है? रिमाइंडर आपने कहाँ देखा कि किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि रिमाइंडर नाम की कोई? नहीं, रिमाइंडर नहीं सर, जैसे एप्लीकेशन का जो, जैसे ललिता कुमारी जो बता रहे हैं यूपी, या अदर कोई जजमेंट ऐसा कुछ? नहीं, बीएनएसएस में तो कोड में खुद में दिया हुआ है कि अगर जांच आ चुकी बराबर। तो 14 दिन। ललिता जी जी कुमारी में ठीक। 7 दिन था, जिससे प्रियंका श्रीवास्तव में 14 दिन किया गया था। बराबर। पैरा 111 है ललिता कुमारी वाले केस का, उसमें दिया हुआ है सारी ओके। प्रक्रिया। ओके सर। प्रशांत त्रिपाठी जी, आपका क्या सवाल है? जी मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मैंने मेरे पास एक कस्टमर आया था जिसके खाते से मध्यांचल ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने विड्रावल में दस्तखत करा के उसका पैसा निकाल लिया केसीसी का 2.5 लाख रुपए। तो मैंने उसके नाम से आरटीआई लगाया था, तो बाकी दस्तावेज दे दिए, सीसीटीवी फुटेज के लिए लगाया था। तो फुटेज देने से वो 81 घा में इनकार कर रहे हैं। ऐसा कोई आदेश मिल जाएगा जिसमें मैं अपील में लगा दूं? जी तो बैंक उसका की बैंक नहीं, सीसीटीवी कैमरे के बारे में राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन का जजमेंट है कि सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लगाए गए हैं, वो कोई 81J के अंडर नहीं आता है। जी, और वो ये 81 घा लगाया है, 81 नहीं घा। नहीं नहीं लगेगा, वो कोई किसी तरह की कोई गोपनीयता नहीं है। जी जी। सीसीटीवी कैमरा से आप किसी की निजी जानकारी नहीं निकाल रहे हैं। बैंक का एक सामान्य काउंटर है जहां पर एक आदमी आया है, गया है, बात खत्म। जी जी। आप जी उसका स्ट्रांग रूम में बीके सीसीटीवी वर्मा कैमरा जी, मुझे आपका क्या दीजिए। सवाल है? बीके वर्मा जी, आपका कोई सवाल है?
ठीक है, भरत पांड्या जी आपका सवाल करें आप। सर आप मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दे, ताकि मैं ये राजकुमार मिश्रा जी सर हैं जो आज के विषय में, सर मैं थोड़ा उनसे भी मार्गदर्शन चाहता हूँ, और सर कुछ फिर आपको रुकना पड़ेगा, फिर हम बाद में इसको करेंगे, आपका सवाल आखिरी में ले लूंगा मैं। ठीक ठीक है सर, आप जी, दूसरे के सवाल ले लीजिए, फिर मुझे टाइम दीजिएगा। मैं बाद में आखिरी में लेंगे। ये इन्फ्लुएंसर एनएम करके लिखा हुआ है। आपका कोई सवाल है? इन्फ्लुएंसर एनएम। सर बीके वर्मा सर। हाँ जी, बोलिए सर, आपका सवाल करें। देवेन जी कार्यक्रम में आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा। क्या जी बोल चुके जी, हैं मैं आप? देख नहीं पाया था सर, माफी चाहूंगा। हाँ, और देख लीजिएगा कौन कौन से लोग हैं हमारे जी जी। विशिष्ट अतिथिगण। और आत्मदीप सर का स्वागत है सर। बहुत बहुत दिनों में आते आते हैं, इसलिए तो सर इस तरीके की हमसे गलतियां हो जाती है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, जबकि हमारे मुख्य व्यक्ति हैं सर। आत्मदीप सर, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। दिला सकते थे, वीडियो ऑन कर सकते थे, पर हमको सुनने में आनंद आ रहा था। अच्छा, आत्मदीप सर की आवाज कुछ कम कम का सर, आपकी आवाज कुछ डाउन है, क्या वजह है? कुछ इशू है सर? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों को आ रही है क्या आवाज? नहीं आ नहीं रही सर, सर। किसी को नहीं आ रही है सर। सर देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, यदि कुछ दिक्कत हो तो। ओके ओके। हाँ जी। ठीक है, तब तक देवेन जब जी। तक वर्मा जी आप अपना सवाल रखें। डीके वर्मा जी आपका सवाल रखें आप। इन्फ्लुएंसर एनएम, आपका कोई सवाल है? सुशील कुमार रॉय, बिहार से। हाँ हाँ जी सर, हम बिहार से बोल रहे हैं, सुशील कुमार राय। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने आरटीआई लगाया था, जिसमें लोक सूचना अधिकारी ने और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो ये क्रिमिनल केस के अंदर आता है कि कोई है सो एक्शन नहीं लेना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सीजीएम, हाँ, ये सीजीएम कोर्ट में केस किया जा सकता है या एफआईआर में, चूंकि नहीं डॉक्यूमेंट। किया जा सकता। धारा जी 7 जो ये कहती है कि अगर 30 दिन के अंदर कोई डिस्पोजल नहीं हुआ तो ये अवधारणा की जाएगी कि आपका आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, आप उसमें फर्स्ट अपील करेंगे। हाँ, फर्स्ट अपील पदाधिकारी ने भी नहीं किया, 60 डेज से ऊपर हो गया है सर। तो उसने भी बिल्कुल ये दोनों मरेंगे। हाँ, धारा तो 19 को थोड़ा सा पढ़ लें, उसमें बहुत सरल रूप में लिखा है। 19(6)(7) पढ़ेंगे तो आपको रोशनी हो जाएगी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी शैल डिसाइड अपील विद इन 30 इन केस थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व 45 डेज। 45 दिन से ज्यादा वो लंबित नहीं रख सकता, ये उसके कर्तव्य के अगेंस्ट है। उसने 60 डेज से ज्यादा उसको लंबित रखा है सर। मैंने कहा 45 से 46वां सूरज उगना ही ये साबित करता है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जी हाँ, तो इसके लिए मैं सीजीएम कोर्ट में जा सकते हैं सर कि? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हमने ऐसा ऐसे कई एफआईआर दर्ज की है। आपने एक बार एडवाइस किया था कि जहां डॉक्यूमेंट हो, एविडेंस हो, वहां सीजीएम कोर्ट में जाइए, जहां डॉक्यूमेंट नहीं हो, अनुसंधान की जरूरत हो तो पुलिस में। तो इस पर्टिकुलर मामले में कहां पर जाना ज्यादा सटीक होगा, ये हमको इस मामले में आपको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। जी जी, और हमने ऑनलाइन किया था, तो मेरे पास ऑनलाइन की फोटो कॉपी है, तो उसके आधार पर मैं वहां सीजीएम कोर्ट में जा सकता हूं सर। आईटी एक्ट की धारा 4 ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में ही हार्ड कॉपी के बराबर है। बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल गुड रिकॉर्ड है। अच्छा जी, आपका है बहुत हृदय से धन्यवाद सर, मेरी बातें पूरी हुई। आत्मदीप सर, अगर आपका माइक प्रॉपर हुआ हो तो प्लीज निवेदन होगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो में आए। आत्मदीप सर। जी, आपका स्वागत है सर। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपको एक बार पूरा रिफ्रेश ही ऑन करना पड़ेगा, लग रहा है एक बार। बिल्कुल आवाज नहीं है।
प्रॉब्लम हमें भी समझ जब में तक हम आगे का एक सवाल ले लेते हैं किसी का। रिंकू जी, आपका कोई सवाल है? आवाज आ रही है सर रिंकू मेरी जी, सर? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्कार सर। सर मेरा सर सवाल ये है सर मैंने सर पुलिस की सर सीओ की शिकायत की है, तो सर मुझे एसपी की जांच आख्या नहीं दे रहे हैं सर, वो एसआई की जांच आख्या दे रहे हैं सर उसमें सर। और सर आयोग में कहते हैं कि हमारा काम जांच वो सूचना दिलाना है उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी की, ये हमें कोई लेना देना नहीं है सर। तो उस केस में क्या कर सकते हैं सर? राजकुमार जी, आप बताएंगे सर जवाब इनका? ये आवाज आवाज मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा प्लीज रिपीट करेंगे? जी, एक बार रिपीट कर दीजिए सर सवाल आप अपनी। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे मैंने सर सीओ की शिकायत किया, एसएचओ की शिकायत की, तो सर उस उच्च अधिकारी एसपी को की, तो सर एसपी जांच ना करके सर एसआई की जांच अक्के पकड़ा देते हैं, जूनियर अधिकारी से जांच कराते हैं सर। तो आयोग में भी सर ये बात कहते हैं, तो सर वो ये कहते हैं हमारा काम सर सूचना देना है, उसका विश्लेषण करना नहीं है ये कि जूनियर अधिकारी ने दी है या सीनियर अधिकारी ने दी है। जी, तो उस केस में क्या करें सर? उच्च अधिकारी जांच जांच अक्का देने से बच रहे हैं सर। जी जी, सच बात है कि केवल किसी भी संस्था कार्यालय का अधिकार सूचना देना होता है, उस पर आप उसका राय नहीं जान सकते, उस पर कार्रवाई करने के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपके पास परिवाद का स्टेटस है। आप अगर जांच से संतुष्ट नहीं, किसी अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत किए हैं, किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ, और अगर वो उसका वरिष्ठ अधिकारी संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता है, तो आप कोर्ट में परिवाद फाइल कर सकते हैं कि आपके शिकायत सही है, इस तरह से उसके डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी या उसका वरिष्ठ अधिकारी आपके शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है, तो आप कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल कर सकते हो। वैसे किस राज्य से हैं आप? सर यूपी राज्य से। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर। बिल्कुल, आप कोर्ट में परिवाद लगा सकते हैं। तो सर इसमें कितने दिन में सर उसमें कुछ हो जाएगा सर, कार्रवाई शुरुआत वगैरह सर? ये अभी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? अभी आप अपना स्टेप करिए जो अभी आपको बताया गया है। आगे अगर कोई समस्या होगी तो उसकी आपको मदद भी मिलेगी यहाँ से। जी सर, थैंक यू सर। एक जसवंत बेंटीवाल जी, आपका क्या सवाल है? एक सर छोटा सा प्रश्न और है सर मेरा सर। तो जैसे ईमेल आईडी मांगते सर, उनसे ईमेल आईडी मांगते हैं, एक्टिव ईमेल आईडी मांगते हैं सर, वो देते हैं नहीं है सर, कहते हैं कि वेबसाइट पे पड़ी हुई है सर, वो निष्क्रिय ईमेल आईडी है सर। तो उस केस में सक्रिय ईमेल आईडी, किसका ईमेल आईडी चाहते हैं आप? किसका ईमेल आईडी चाहते हैं आप? सर विभाग के अधिकारियों का सर। अरे तो व्हाट्सएप कीजिए ना उनको, व्हाट्सएप कीजिए ना। व्हाट्सएप नंबर नहीं है ना सर उनके? अरे नहीं है तो बिना ईमेल और डाक से भेजिए फिर। तो सर आरटीआई में सर वो ईमेल आईडी लिख के तो दे सकते हैं ना सर वो, कि सही है ये हमारी वाली, ये वर्किंग है। नहीं तो आप जो पत्र ईमेल से भेजना चाहते हैं ना, हाँ जी सर, उस पत्र को आप डाक से भेजिए। और अच्छा है कि अगर एसपी को आप दे रहे हैं ना, तो एसपी जिले में बैठता है, एसपी ऑफिस के पास में ही कोई पोस्ट ऑफिस होगा। हाँ जी सर। तो आप चले जाइए वहीं से पोस्ट ऑफिस में से रजिस्ट्री कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, दूसरे दिन डिलीवर हो जाएगा उनको। जी सर। हाँ बिल्कुल, चित्त में नहीं अड़ना है कि हमको ईमेल मिलेगा तभी हम कुछ कार्रवाई करेंगे। आपके पास जो संसाधन है उसका उपयोग करिए। ठीक। जसवंत बेनीवाल जी, आप आपका अनम्यूट करके जवाब सवाल करें। धन्यवाद सर। मैंने आज अपनी मीटिंग में राजकुमार और उनसे तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जसवंत जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर आवाज? हाँ, थोड़ा सा माइक को हल्का सा दूर रखिए मुंह से, इस कारण वाइब्रेट हो रहा है। सर मैंने आज की मीटिंग सुनी और राजकुमार जी मिश्रा सर हैं, उनके जो इम्प्लीमेंट है आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो आरटीआई नहीं, आवाज आपकी साफ नहीं है जसवंत जी, आप क्लियर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट प्रॉपर हो जाइए। हेलो सर, हेलो, नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर ले लूंगा जसवंत जी, आप जब तक करेक्ट हो जाइए। ठीक है, दीपक जी, आपका फिर से कोई सवाल है, रखना चाह रहे हैं?
दीपक जी अनम्यूट होइए पहले। दीपक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तभी आप हाँ अब बोलिए। जी सर, मेरा सवाल है आत्मदीप जी सर से, उनसे हमको कुछ बात करनी है। जी, मैं आत्मदीप सर जैसे ही जुड़ते हैं मैं आपका सवाल लूंगा। जी और आत्मदीप सर ऐसे सर अगर आपका माइक कनेक्ट हो गया, हम लोग आपको सुनने का इंतजार भी कर रहे थे। आत्मदीप सर एक्चुअली आपके माइक के तरफ से कुछ इश्यूज थे, इस कारण से अभी तक। आत्मदीप सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं और आपका माइक अगर करेक्ट हो गया हो तो प्लीज जुड़ेंगे आप हमसे। और जब तक सर जुड़ते हैं राज तिवारी जी आपका कोई सवाल है सर? जी देवेंद्र जी सभी को नमस्कार। एक्चुअली मेरे को भी आत्मदीप सर से ही कुछ पूछना था, तो वो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी जी, प्रशांत त्रिपाठी जी आपका सर कोई सवाल है? प्रशांत त्रिपाठी जी, विशाल कुमार मालाकार जी आपको कुछ कहना है सर? जी, मैं प्रशांत त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी सतना कार्यालय में एक नियुक्ति संबंधी जानकारी के लिए आरटीआई लगाई थी, और उसके पूर्व भी मैंने वही आरटीआई लगाई थी। इस बार मैंने माननीय राहुल सिंह जी का आदेश भी कि नियुक्ति संबंधी जानकारी रोकी नहीं जा सकती, वो भी मैंने संलग्न कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भी 8(1) लगा के वो नियुक्ति संबंधी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब इसमें मैंने प्रथम अपील किया है जिला पंचायत सीईओ के यहाँ, लेकिन अभी तक मेरी वहाँ 10-12 आरटीआई है, वहां से आदेश नहीं करती जिला पंचायत सीईओ। इसमें क्या करना चाहिए? जी राजकुमार सर प्लीज जी जवाब दें। जी जी जी, देखिए सूचना के अधिकार में ये त्रिपाठी जी का सवाल था ना? जी 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 मेरा। जी जी सर। कि ये सूचना के अधिकार में एकदम टाइम लिमिट सारे काम हैं। अगर निर्धारित समय के भीतर प्रथम अपील का कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप स्किप करिए उनको। आप सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर दीजिए ये लिख के कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने मेरे अपील पर ना कोई आदेश किया ना जानकारी दिलवाई। जी, आप बैठे मत रहिए। सूचना के अधिकार पर 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं मिलता तो आप फर्स्ट अपील करते हैं ना? हाँ करते हैं। तो ऐसे ही प्रथम अपीलीय अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सूचना आयोग में द्वितीय अपील करिए और उसमें मांग कीजिएगा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने मेरे प्रथम अपील और अपील का शुल्क लेने के बाद भी, उनके विभाग में मैंने प्रथम अपील का शुल्क दिया, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। जी जी, आगे बढ़िए। आज तो सर हमारी किस्मत आज खुली हुई है कि आज हमारे साथ आत्मदीप सर भी है, सरदार तारा सिंह साहब भी है, और राज सर तो है ही आज हमारे चीफ गेस्ट पे। पर आज लेकिन पहली बार एक चीज हो रहा है कि वीरेंद्र सर आज जो ट्रेवल में थे, बाहर थे, और वो आज हैंड रेस किए हैं सवाल के लिए। आज तक सवाल का जवाब वो देते आते हैं। सर नमस्कार। नहीं, सवाल के लिए नहीं, मैं बस यही बताने के लिए कि मैं भी अवेलेबल हूँ, कनेक्ट हो गया हूँ, ट्रैवल का पूरा हो गया। जी सर, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग भी, तो आप ट्रेवल में थे करके आज आप नहीं जुड़ेंगे कहे मुझे आपने। हाँ नहीं, ट्रैवल पूरा हो गया, अब मैं कनेक्टेड हूँ। यस जी जी जी। सर मेरा एक सवाल है, क्या ले सकते हैं आप? जी बोलिए। सर मेरा ये सवाल है कि जहाँ जहाँ सरकारी छोटे छोटे दफ्तर भी है, वहाँ पे भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना जरूरी है। मैं भोपाल से हूँ, मुझे ये जानना है इसके अंदर, भोपाल में नगर निगम है, नगर निगम में सिर्फ एक ही काउंटर बनाया गया है जहाँ पे सिर्फ आरटीआई का आवेदन रिसीव किया जाता है। ऐसे भोपाल में 84 वार्ड्स हैं, फिर उसके ऊपर जोन है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा लेन देन होता है, लोगों के बिल जमा होते हैं, और ये तमाम वार्ड 40-40 हजार लोगों के हैं। और यहाँ पे लोगों की परेशानी होती है, एप्लीकेशंस देते हैं यहाँ पे लोग, राशन कार्ड के लिए जाते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए जाते हैं, विकलांग पेंशन के लिए जाते हैं। यहाँ पे इनके पब्लिक ऑफिसर्स नहीं है सर। यहाँ पे क्या यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर्स होना जरूरी है इनके, क्या सर? ये सवाल आपका किनसे है? सॉरी, सवाल किनसे किया था आपने? मैं एक्चुअली
बताए तो अगर मिश्रा सर वीरेंद्र बता सर दें या आप जी जी वीरेंद्र सर आप जो भी बताए प्लीज प्लीज राजकुमार सर देखिए, भोपाल की जहां तक बात है ना, ये बड़ा जगह है। मेरे जी ख्याल से यहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होंगे, लेकिन जी यदि आप लोक सूचना अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, जी जी और आपकी जानकारी में कोई संस्था है जहां छोटा से छोटा संस्था, जैसे मेरे समझ से सरकार में सबसे छोटा कर्मचारी क्या होता है? कोटवार। जी एक प्रकार से गांव का चौकीदार होता है। एग्जैक्टली और गांव में, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होता है। जी तो ग्राम पंचायत में भी जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो लोक सूचना अधिकारी होता है। आप तो नगर निगम की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोक सूचना अधिकारी वहां पोस्टेड होंगे। अगर बिल्कुल नहीं है सर, नहीं, सुनिए, आप कोई डॉक्यूमेंट पेश करिए, आप कोई ऐसा सबूत पेश करिए जहां पर कि आपको मालूम है कि वहां कोई लोक सूचना अधिकारी नहीं है, और ऐसा है यदि, तो आप सीधा धारा 18 में सूचना आयोग को कंप्लेन कर दीजिए। ठीक है सर। सूचना आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई अगर किसी कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है तो सूचना आयोग कार्रवाई करे और लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कराए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत दिन से मैं इस क्वेश्चन में फंसा हुआ था, ये आपने बड़ा क्लियर कर दिया, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद त्रिपाठी जी। रिजवान साहब आपको कोई सवाल? जी मेरा सर सवाल है, मैं पूछूं सर? हाँ पूछिए। मैं एक मतलब एस्पिरेंट हूँ, मतलब जॉब का तैयारी करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब आईटी मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जी लॉ की प्रैक्टिस बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर नहीं लॉ से मेरा कोई भी मतलब वो नहीं है, मेरी कॉमर्स की फील्ड है। तो फिर मतलब आरटीआई अगर जी मतलब आरटीआई वगैरह मुझको कुछ लगाना है, तो फिर क्या कहते हैं, मुझे मतलब कोई मतलब अगर मैंने कोई करप्शन वगैरह इस बारे में आरटीआई लगाई, तो फिर मतलब चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर मतलब कुछ ऐसा आपकी कोई समस्या है FIR जिसके वगैरह लिए तो नहीं हो आपको पाएगी आरटीआई मेरे पास? लगानी है, आप वो बताएं। आपकी कोई समस्या है हम आपको बता देंगे, आप अपनी समस्या बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं सरकार के किसी अथॉरिटी से जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मतलब नगर निगम में वैकेंसी के बारे में जानना था, और बस तो आप और नगर क्या निगम कहते में हैं, जाइए, आप बेझिझक जानकारी आवेदन लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सादा कागज में 10 रुपए का शुल्क जमा करके आप आरटीआई लगाइए, आपका हक है जानने का। और ऐसे अगर आपको मैं एक आसानी की बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल है। आप छत्तीसगढ़ की वेबसाइट की आरटीआई यानी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। रायपुर नगर निगम जो है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी फीस पटाकर आवेदन कर सकते हैं, आपको जानकारी भी ऑनलाइन मिल जाएगी। ये भी आपके लिए एक सरल विकल्प है। जी थैंक यू। और किसी भाई का कोई प्रश्न? मुझे पूछना है सर, जीके वर्मा जी आपका कोई सवाल है? जसवंत बेनीवाल जी आपका अगर माइक ठीक हो गया है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। अभी भी आपकी आवाज सही नहीं है, आप तो या तो एक काम करिए, एक बार वीडियो ऑफ कीजिए, शायद आवाज आपकी साफ हो। या सर चैट बॉक्स में उनको बोलिए कि लिख दे सर, या आप अपना एक सवाल लिख के दे दीजिए, हम आपका सवाल ले लेंगे। आप अपना सवाल लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम आपका जवाब यहां से दिलवा देंगे। ठीक। आत्मदीप सर, एक्चुअली आपके लिए 2-3 सवाल है, 2-3 लोग आपके सवाल के लिए है। अगर आप का माइक अगर ठीक हो तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो में आए तो हेल्पफुल होगा, या अनम्यूट भी हो। जी सर, अभी एक बात देखिए आप। नमस्कार सर। हमने अनम्यूट कर दिया है, वीडियो भी ऑन कर दिया है। आवाज बहुत कम आ रही है देवेंद्र। आ ही नहीं है देवेंद्र भैया, आत्मदीप सर की आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आज आ ही नहीं पा रही है सवाल। हाँ आज माइक में प्रॉब्लम है सर का। तो राज तिवारी जी, ऐसा लग रहा है मुझे कि सर शायद आज की मीटिंग में मुश्किल लग रहा है, आवाज का तो उनका
बार बार उनके माइक का इशू बना हुआ है अभी भी। देवेन भैया, वीरेन ठक्कर साहब को थोड़ी देर ले लीजिए ना। वीरेन ठक्कर हाँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। यस, वो सवाल मैं ले सकता हूँ। अरे वीरेन जी से सवाल लेना चाहें तो उसको मिल हाँ जी, हाँ सकता जी, है। जी पूछ सकते हैं आप। वीरेन जी, अरे अभी मैं सूचना आयोग गया था, तो अभी मेरी एक अपील लगी थी, और अपील में मैंने अपील करी थी साहब, और जानकारी ये मांगी गई थी साहब कि वहाँ पटाखा दुकान लगी थी, उसकी सुरक्षा से संबंधित 17 बिंदुओं पे जानकारी मांगी थी, और उसकी सेकंड अपील लगी थी। तो सेकंड अपील की सुनवाई में मेरे को वहाँ पे जो जानकारी प्रदान की उससे मैं शॉक रह गया। उन्होंने ये बताई कि मेरे को 17/1/2024 को बुक रसीद नंबर 50 और 094 के निकाय में जमा करवा कर जानकारी दे दी गई, और उसकी ओसी पर मेरे सिग्नेचर भी वहां पर मिले हुए हैं। इस प्रकार की इन्होंने जवाब बनाया। तो मेरे को लगा कि मैंने कहा कि ये सिग्नेचर मेरे है ही नहीं, और ये पत्र तो गलत है। और माननीय आयोग ने पूछा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा कि साहब, इस सिग्नेचर पे मेरे सिग्नेचर तो वो सेम ही है साहब, चूंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट करा है, और लेकिन मैं उसमें टाइम भी डालता हूँ साहब, वो टाइम नहीं है। बोले ये तो कोई समस्या नहीं हुई। फिर मैंने उनको एक और एक जवाब दिया कि जो ये रसीद जो शुल्क जमा करके और जानकारी देने का मेरे को बता रहे कि इनको दे दी जा चुकी है। तो मैंने कहा साहब, जो रसीद बता रहे हैं, ये रसीद मैनुअली ये बनी हुई है, जबकि हमारे नगर पालिका में तो 2016 से ऑनलाइन रसीद निकलती है कंप्यूटर कृत, और ये मैनुअल तो 2016 से पहले ही बंद हो चुकी है। तो इस प्रकार से मैंने आयोग को पूरा संतुष्ट कराया कि ये जो जवाब बनाया है ये 420 है। मेरे जो सिग्नेचर है उनको इनके पास एक डिजिटल हस्ताक्षर, जो अधिकारियों के डिजिटल जो साइन रहते हैं उसको स्कैनर करने का एक इनके पास सिस्टम है, जो हर किसी के हस्ताक्षर को स्कैन करके कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके इन्होंने मेरे को ये जवाब पेश दिया। माननीय आयोग ने भी आखिरी में संतुष्ट कर दिया कि ये गलत बात है। अब साहब, ये गलत तो हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया पचौरी सवाल बताया ना सर, सत्येंद्र सर, क्योंकि फिर मीटिंग में आगे भी हाँ, वही मैंने बताया फिर आयोग को। तो आयोग ने सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया, लेकिन मैं वार्निंग आयोग ने छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसमें कार्रवाई करना चाहता हूँ। तो साहब आगे क्या है इसमें? मैं सेक्शन 18 में शिकायत करूं, और आगे और कानूनी रूप से क्या सेक्शन बनती है, जो अलग से भी मैं सूचना आयोग के अतिरिक्त भी बाहर से मैं कानूनी कार्रवाई कर सकूं इस संबंध में। वीरेन जी, वीरेन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो जी, हाँ हाँ साहब, आ रही है। जी वीरेन जी बोले, आ रही है आपकी आवाज। अभी नहीं आ रही है आवाज आपकी। आत्मदीप सर, आप अनम्यूट हुए हैं क्या? अभी आपकी आवाज बन पा रही है? आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है क्लियर? हेलो नहीं। हाँ, आ रही वीरेन जी, आ रही। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मामला है ना, हाँ, इसमें चूंकि उन्होंने एडमिट कर लिया है ना, और आयोग में भी अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये आपराधिक मामला बनता है 468 में जी, आईपीसी, ठीक है? 420 नहीं बनता जी, जी, 420 वहां बनता है जहाँ 415 बनता है जी, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें पैसे का लेन देन नहीं है जी, ये दूसरों के हस्ताक्षर करने का मामला है। जी, 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 तो ये चीटिंग नहीं है, ये फोर्जरी है जी। तो फोर्जरी में इसके आधार पर आप एफआईआर कर सकते हैं सीधे, ऐसा? क्योंकि आयोग नहीं करेगा, आयोग को पावर भी नहीं है ना। हाँ, आयोग सिर्फ संस्तुति कर सकता है, आयोग एफआईआर नहीं कर सकता किसी पे। आयोग एफआईआर के ऑर्डर दे सकता है, और वो ऑर्डर नहीं भी दिया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है, किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार है। तो क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इन मोशन बाय एनी इंडियन सिटीजन, और चूंकि हस्ताक्षर आपके किए हुए किसी ने, है ना। और ये देख लीजिए जी कि सत्येंद्र सिंह चौहान किए नाम नहीं के है दो आदमी, ये देखो कि सत्येंद्र सिंह चौहान नाम के दो आदमी ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा भी सत्येंद्र सिंह चौहान हो और उसको आगे इन्होंने सूचना दे दी हो, तो फिर वो फोर्जरी नहीं है ना।
हो सकता है वो सर कंफ्यूज किया हो कि ये, हाँ, सत्येंद्र सिंह चौहान दूसरा भी आदमी हो सकता है आपके अलावा। तो ये देख लो कि जो पता क्या दिया है वो देख लीजिए, उसका पता भी दिया होगा ना। सर वो तो मेरा ही है, सब कुछ ओसी पे जवाब पे मेरे साइन। हाँ, तो इन्होंने फिर क्या forgery करा, बनता, तो फिर forgery बनता। मेरी साइन को कॉपी करा, स्कैनर से हाँ स्कैन ठीक है, कर वो लिया जो है। कैसे भी किया टेक्निकली वो आप साबित कर सकते हैं, वो फोर्जरी का मामला बनता है जी, क्योंकि आपके हस्ताक्षर नहीं, और आप यदि इनकार कर देते हैं तो फिर वो तो मेरे फोर्जरी का मामला बनता है। एक मिनट, आप लोग थोड़ा होल्ड करिए। आमदीप सर को क्या दिक्कत आज है वॉइस में आ रही है? ऑडियो सर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, बहुत आपका कम ऑडियो बहुत ही लो आ रहा है सर। आपका बहुत वॉल्यूम लो देख आ रहा है, लीजिए, जैसे हार्डवेयर पास स्पीड में से आके आगे तो बहुत वॉल्यूम, कम आ और रहा है। आपका सेटिंग्स देख लीजिए ऐप में, साउंड सेटिंग्स, सेटिंग आपका आप आवाज थोड़ा बहुत देख ही लो आ लीजिए, रहा है सर। सेटिंग वगैरह और वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिए। हाँ, सेटिंग्स ऐप में जाके आप एक तो मैक्सिमम कर लीजिए साउंड, और हार्डवेयर स्विच जो है वो भी आपका मैक्सिमम कर दीजिए वॉल्यूम बटन से। आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सर। जी वीरेंद्र जी, हाँ जी, जैसा हाँ जी। मैं बता रहा था कि साइन तो मेरे ही हैं साहब, साइन मेरे ही हैं, लेकिन उसको कॉपी करके पेस्ट किया गया है दूसरी जगह। हाँ ठीक है, वो फोर्जरी है, ठीक है ना, वो आपने नहीं किया ना उस डॉक्यूमेंट पे, है ना। हाँ, नहीं करें, साइन आपके होंगे, पर किसी साइन और मेरे ने ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट, हाँ, किसी और जगह से कॉपी करके लगाया तब भी वो फोर्जरी बनता है। कैसे किया है वो आपको बताना पड़ेगा, साबित आपको करना पड़ेगा, लेकिन एफआईआर आप कर सकते हैं 468 में, ठीक है। जी 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 468, 471 भी बहुत बन सकता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, वो भी आप देख लीजिए। फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स 468 या 471 दोनों देख लीजिए किस में आता है ये, और अकॉर्डिंगली आप इसमें एफआईआर कर सकते हैं। सैमसंग 420 नहीं बनता क्योंकि इसमें आपका SM560 पैसा नहीं गया है ना। 420 नहीं बनता हाँ, क्योंकि जी इसमें पैसा नहीं लिया आपसे एक भी पैसा नहीं लिया तो 420 नहीं बनता। पैसे का लेन देन हो तो ही 420 बनता है, बिना पैसे के लेन देन के 420 नहीं बनता, क्योंकि 415 नहीं बनता। 415 में चीटिंग की डेफिनेशन है, 420 में चीटिंग आयोग की पनिशमेंट है। ठीक। सैमसंग ठक्कर साहब, आयोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, आयोग ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, जबकि ये है कि आयोग को लेना नहीं किसी उनकी भी अलग कोर्ट बात है, में वो या आयोग में अगर वो जरूरी नहीं है। देखो उनके पास सूचना दिलाना है, क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। देखो क्रिमिनल एक्शन करने, वो एफआईआर करने जाना उनका काम नहीं है। उनका काम भ्रष्टाचार को उजागर करना, उजागर कर दिया, कार्रवाई आप कर लीजिए, है ना। आपकी सिग्नेचर किया तो पीड़ित व्यक्ति आप है ना, वो आयोग पीड़ित नहीं है। आयोग क्यों करेगा? आयोग ने निर्णय दे दिया, आयोग का निर्णय, उसी आधार पे आप एफआईआर कर सकते हैं। नहीं, एफआईआर करना भी उनकी ड्यूटी है, तो फिर आप हाथ जोड़ के बैठे रहिए, फिर आयोग को करने दो। अब आयोग को रिक्वेस्ट करते रहो, आयोग नहीं करेगा। हर काम आयोग ही करके देगा क्या आपको? आयोग ने लिख के दे दिया आपको निर्णय, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? राजकुमार सर, आपको इसमें कुछ जोड़ना है आयोग क्या को सर? एफआईआर करने का, आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आयोग को सिर्फ सूचना दिलाने का काम है, उनका काम भ्रष्टाचार को उजागर करना है। पैनलिस्ट से भी एक वो ले लेते हैं। मिश्रा जी, आपका इस पे क्या व्यू है? जी, हमारे ये दारा सिंह जी बता रहे थे ना? नहीं, वीरेंद्र ठक्कर साहब। अच्छा, वीरेंद्र भाई ये ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं मैं। आंशिक रूप से मैं कुछ चीजें, अगर अनुमति हो वीरेंद्र जी का, तो जोड़ूं। बोलिए सर, आप बोलिए। आप जी बोलिए। सब ये जो बता रहे हैं, ये 468 471 का एफआईआर होगा इसमें। उस संस्था ने, उस अधिकारी ने मेरा हस्ताक्षर को इस रूप में प्रयोग किया है जिससे मेरा नुकसान हो। बिल्कुल आईपीसी की धारा 468 471 बनता है, लेकिन सूचना आयोग को सही बात है कि ये करती नहीं है, किंतु संज्ञेय अपराध के संबंध में सीआरपीसी की धारा 39 में था कि संज्ञेय अपराध से जानकार व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो इसकी सूचना निकटवर्ती थाना या न्यायालय को दे। जनरली कोई भी अधिकारी ये काम करता नहीं है, क्योंकि संज्ञेय अपराध की सूचना अगर मुझे मिलती है कि मेरे बगल में एक मर्डर हो गया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं थाना या कोर्ट में जाके इसकी सूचना दूं। अगर ठकराल साहब अगर अनुमति दें तो थोड़ा सा मैं इसको और इसमें और बता देता हूँ। जो सीआरपीसी 39 है, इसमें कुछ धारा के नंबर लिखे हैं, केवल वो अपराध हो तो फिर पब्लिक की ड्यूटी बनती है पुलिस को इन्फॉर्म करना। तो सीआरपीसी 39 पढ़ लीजिए,
39 में लिस्टेड ऑफेंस यदि है तो फिर आयोग की ड्यूटी बनती है, अदरवाइज आयोग की ड्यूटी नहीं बनती है, क्योंकि आयोग सबके खिलाफ एफआईआर करना उनका काम नहीं है। कोई भी प्रशासनिक अनुमति देना ये आयोग का अधिकार या ड्यूटी नहीं है। आयोग को वही अधिकार है जो 1960 में दिया है बस। 408 में सॉरी 468 संज्ञेय अपराध है। आयोग अभी तक भारत देश में कभी भी किसी मामले में, ऐसे मामलों में एफआईआर करने का आदेश नहीं किया है। नहीं करते हैं, उत्तराखंड सूचना आयोग ने बहुत सारे आदेश किए, लेकिन वो करने का संस्तुति कर देता है, करना नहीं करना वो फिर दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इस केस में आयोग ने उत्तराखंड सूचना आयोग ने तो सीबीआई इंक्वायरी के भी ऑर्डर दे दिए है, तो वो केवल संस्तुति कर सकता है, उसको मानना नहीं मानना ये सरकार के ऊपर है। फिर सरकार के ऊपर है, ठीक है। इस केस में आपके जजमेंट आ गया इसके आधार पर आप एफआईआर कर सकते हैं। आप बोलो कि एफआईआर भी करे, सूचना आयुक्त आके इन्वेस्टिगेशन भी करे, गवाही भी दे, ये सब काम सूचना आयुक्त नहीं करेगा ना। यहाँ पे सूचना आयोग के काम की बात नहीं हो रही है, वो है कि भाई सामने सूचना आयोग एफआईआर नहीं करेगा, सूचना आयोग एफआईआर नहीं करेगा। सूचना आयोग ने निर्णय दे दिया, सूचना आयोग को एफआईआर करने का भी अधिकार नहीं है। सूचना आयोग जो है उनके खिलाफ अपराध हो, वो पीड़ित हो तो अपराध कर सकता है, अदरवाइज उन्होंने उजागर कर दिया भ्रष्टाचार, उसके आधार पर आप एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर आपका कॉपी हुआ है ना। तो जिसका कॉपी हुआ है वो पीड़ित व्यक्ति है यहाँ पे। सूचना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तो दूसरा व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेगा ना। आपके बाद में मैं भी एफआईआर कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा बताइए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो, मेरा भी अधिकार है, मैं एफआईआर कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूंगा ये आप बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे तब ना। कर सकता है कोई भी। इस मामले में पर मिश्रा जी मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी कोर्ट और आयोग में अगर झूठा अगर जवाब दिया जाता है तो वो गलत है और आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है उसके ऊपर। वो 211 में होता है, वो आयोग का अधिकार है। 211 में आप नहीं कर रहे, मैं मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 468 473 की बात कर रहा हूँ, मैं 211 में नहीं पहुंचा हूँ। 211 में यदि होता है, ठक्कर सर 211 में आयोग का अधिकार है। ठक्कर सर एक बार बात तो सुनिए प्लीज। वो ये बोल रहे हैं कि आयोग को करने की बात यहाँ पे नहीं आ रही है। जो आदमी इसमें पीड़ित हुआ है, जिसकी हानि हुई है, उसके फर्जी साइन के दस्तावेज आने के लिए जिसको हानि पहुंच रही है, अगर सत्येंद्र जी को हानि हो रही है, उनका सूचना का अधिकार का राइट्स अगर वहां पे वायलेट हुआ है, तो सत्येंद्र जी तो कर सकते हैं ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सत्येंद्र जी करेंगे, सूचना आयोग नहीं करेगा, क्योंकि सत्येंद्र जी का आर्गुमेंट ये है कि आयोग नहीं कर रहा है। तो वही बात शायद सर बोल रहे हैं। देवेंद्र भैया मेरी बात सुनिए। देवेंद्र भैया, कानून में साफ लिखा हुआ है कि आयोग किसी भी कोर्ट और आयोग में झूठे डॉक्यूमेंट देना आपराधिक मामला बनता है, वो 211 में बनेगा। इसमें सर सीधी सी बात है कि आप आयोग में किस चीज पर गए हैं और क्या रिलीफ लेकर गए हैं। क्या आयोग में आपकी रिलीफ थी? अगर आपको लगता है कि आयोग को इसमें कुछ एक्शन करना चाहिए, तो आपको जो आयोग के जो भी पावर है, चाहे वो अपील के अंदर हो या शिकायत के अंदर हो, आपको लगता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप उस मुख्य सूचना आयुक्त को इस संबंध में संज्ञान में लाए, और आपको जो लगता है कि रिलीफ आपको सूचना आयोग से मिलनी चाहिए, उस रिलीफ की प्रार्थना उनके पास कर दे। लेकिन हम ये बाउंडेशन की बाउंड्री वाल तो उन पे नहीं खड़ी कर सकते कि आप यही करिए। ठीक है, जहां पर जिसकी हानि हो रही है उसको अपनी हानि को बताना पड़ेगा। जो आपको उससे प्रार्थना है, आपको अपनी प्रार्थना रखनी होगी, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वो चीज चाह रहे हैं और जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए तो आपको ही खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये काम इनको करने का कोई कारण बनता है लॉ में, और ये नहीं कर रहे हैं, तब फिर बात अलग होती। राज सर आप बताइए सर प्लीज, इस पे आपका क्या व्यू है? मैं आपको सुनना चाहूंगा इस पर, ताकि सत्येंद्र जी को जो है इसमें संतोष आए एक जवाब के लिए। देखिए, ओवरऑल तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को थाना या कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इसमें ठकराल साहब को सॉरी देवेंद्र ठक्कर साहब से मेरा अनुरोध है, आप सब भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मैं जिस सोच का आदमी हूं ना, आपको कहता हूं कि किसी जज जो जज के कुर्सी पर बैठ के न्याय कर रहे हों, कोर्ट जाइए आप और बताइए कि जज साहब आपके घर में आग लग गया है, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप और आपके बच्चे घर में गिर गए हैं, तो जज साहब जज का काम छोड़ देंगे
और दौड़ के जाएंगे अपने घर आग बुझाने। ये सच बात है, हमारे सभी भाई इसमें सहमत हैं। लेकिन आप ये जाके कोर्ट में कहिए कि सर मेरे घर में आग लग गया है और हमारे सुरेश भाई ने मेरे घर में आग लगाया है। ऐसी स्थिति में जब आप कोर्ट में जज को बताने जाएंगे तो जज कहेंगे कि लिख के पिटीशन लाइए और उस पिटीशन में एफिडेविट करिए, ये प्रमाणित करिए आपके घर में आग लगा है। समझ रहे हैं दोनों बात में अंतर? अगर मैं जो 211 बोल रहा हूँ, मैंने एक ही शब्द में पूरी बात कह दी जो आपने इतनी लंबी विस्तार दे गई। मैं केवल ये कह रहा हूँ आपको बताना है कि आपकी अदालत में झूठा सबूत पेश किया गया, ये 211 में ऑफेंस है, ये आप कर सकते हैं। ये मैंने 211 जो बताया, 211 अप्लाई टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में सूचना आयुक्त को भी अधिकार है, लेकिन वो 211 में बनेगा। आप जो बोल रहे हो 211 पढ़ लीजिए। 211 में ये है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जज के सामने झूठा सबूत पेश करना ये अपराध है, और उस जज को अधिकार है कि मेरी अदालत में मेरे सामने अपराध हुआ है, इसलिए मैं एफआईआर करने का आदेश देता हूं। ये 211 बनता है। वो 468 471 है, वो सत्येंद्र सिंह चौहान का अधिकार है। आयोग का अधिकार है 211 में। आत्मदीप जी का वॉइस क्या आने लगा सर? आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएं कुछ आवाज आ रही? नहीं सर, आपकी वही स्थिति है। काम करिए, आज आपको नेटवर्क का दिक्कत है, कोई दूसरा घर में मोबाइल हो, यदि घर में कोई दूसरा मोबाइल हो तो आप उससे लॉग इन करने का प्रयास करिए। इसको हटा दीजिए आप, है ना? जी जी ठीक है, कंटिन्यू करें आप सर। दूसरे मोबाइल से आ रहे हैं तब तक। तो ठीक है सत्येंद्र जी, अगर आपका इसका सॉल्यूशन आपको है, मेरा ये कहने का मतलब है अभी आपको और क्या सत्येंद्र जी, मेरा इसमें कहना है कि सत्येंद्र जी एक मिनट बात सुनिए प्लीज। बताना पड़ेगा 211 के लिए आयोग को ये मांग करनी पड़ेगी साहब कि आपके पास 211 पावर है, आप इन पे कार्रवाई करिए। तो सेपरेट आपको करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और उसके पहले आपको फोर्जरी साबित करनी पड़ेगी, और 211 के लिए आपको अलग से प्रेयर करना पड़ेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये गलत गवाही दी गई और ये गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया, है ना? अरे बाबा 340 किया गया, तो आपको अलग से अपराधी को वो केस करना पड़ेगा। तो उसमें आप 211 में कर सकते हैं, और उसमें आयोग को अधिकार है कि वो, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो भी, तो उसमें फिर वो कर सकता है कि हाँ इसमें 211 बनता है कि नहीं बनता, और उसमें केवल कोर्ट ही उसमें आदेश दे सकता है। तो झूठी एफआईआर 182 में बनता है, झूठा लीगल प्रोसीडिंग्स है वो 211 में बनता है। और कोई भी ऐसा साक्ष्य गलत गठित किया गया, आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर 9 आईपीसी, है ना, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो इसमें 191, 192, 193, 196 और भी कई धारा में आ सकता है। तो वो दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन वो उसमें केवल आयोग को अधिकार है, आपको नहीं है। आपका अधिकार 468, 471 में ही बनता है। तो ये 18 में आयोग को सूचित करना पड़ेगा ना? नहीं, वो अलग है। सूचित 18 में केवल 25,000 पेनल्टी होंगी, उससे ज्यादा नहीं। धारा 18 में 1 घंटे की भी जेल नहीं होती है। मैं क्रिमिनल रेमेडी की बात कर रहा हूँ, आप 18 बीच में मत लाइए। 18 हम यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं कि अपराध। सर सॉरी, गलती से दब गया था। वीरेंद्र सर, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैं ये बोल रहा था सत्येंद्र जी कि मुख्य सूचना आयुक्त आयोग में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे बैठता है। अगर कहीं पे प्रशासनिक प्रक्रिया में, जो कि आयोग के काम है, जो उसको करना होता है, वो उसके काम है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, गलती हो रही है, जो चीजें नियमों के विरुद्ध है, आप उसको एक रिटर्न कंप्लेंट के तौर पे मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष लाइए, और जो भी आपकी प्रार्थना है उसको रखिए। आप बोलिए कि क्या क्या पावर है, जैसा कि वीरेंद्र सर ने बताया है और राजकुमार सर ने बताया है, वैसा आप उनके सामने रखिए। क्योंकि जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे ना, तो आपका कोई भी आगे का स्टेज मेरे को नहीं लगता कि कोई मीनफुल होगा। वीरेंद्र सर, आपका जी मतलब आवेदन करना है कि कौन से सेक्टर में आगे कौन से सेक्टर को मुख्य सूचना आयुक्त को बताना। हाँ, मुख्य सूचना आयुक्त को बताइए, वही प्रशासनिक अधिकारी है, वही प्रशासनिक अधिकारी। धारा 18 के तहत आवेदन देना पड़ेगा। नहीं, धारा 18 या इसमें 19 की बात नहीं हो रही है।
इसके अंदर बात हो रही है कि जो प्रक्रिया हुई है, आयोग की सुनवाई की प्रक्रिया, उस सुनवाई की प्रक्रिया में ये सारी गड़बड़ी हुई है ना? इस कारण से आपको नुकसान हो रहा है और इसमें इस तरीके की चीजों को करना है। आप उसको रिटर्न में मुख्य सूचना आयुक्त को उस चीजों को बताइए और बोलिए कि आप इस आयोग के प्रशासनिक वरिष्ठ हैं, आपको ही इस पर आगे जो भी है कार्रवाई करनी है। जी, आप अपनी बात को रखिए और बाकी अगर आपको लगता है कि आपको सीधे एफआईआर आप करना चाहते हैं तो आप सीधे करिए, और अगर आपको लगता है कि इसको आप आयोग के जरिए से ही करवाएंगे तो पहले आपको आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त को इस रिलीफ की बात करनी चाहिए। राज सर, आप क्या बोलते हैं इसमें? जी ठीक बोल रहे हैं। जी जी, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं लेकिन समझता हूं कि इतना टेक्निकलिटी में जाने की बजाय ना, इनको सीधा कोर्ट जाना चाहिए, थाना जाना चाहिए। थाना जाए, नहीं होता है तो 156(3) में कोर्ट जाए। सच बात यह है कि इतना टेक्निकली में इनको जाना ही नहीं चाहिए। ये थाना जाए, रिलीफ वहीं से मिलेगा। और सूचना, मुख्य सूचना आयोग को आप कंप्लेन करेंगे ना, तो भी इस बात को वो टाल जाएंगे, ना स्वतः एफआईआर कराएंगे इस मामले में, क्योंकि पीड़ित सूचना आयोग नहीं है। इनके हस्ताक्षर का प्रयोग इन्हीं के खिलाफ किया गया है, तो पीड़ित ये हैं, ये जाएं थाना या कोर्ट में, या वहीं से रिलीफ मिलेगा। आरटीआई से इनका काम पूरा हो चुका है। जी जी, और किसी भाई का कोई बस सर, थोड़ी देर में किसी का अगर कोई सवाल है तो कर ले, हम 10-15 मिनट में कार्यक्रम को आज विराम देंगे। फिर आगे जयपाल सिंह बोल रहा था। जयपाल कीकी जी। जी जी, नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार सर। सभी को आज मित्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा, दिनों बाद जो आज आप आए, ये बहुत खुशी की बात है और सभी मंच पे आए। बस मेरा ये सत्येंद्र जी से भी ये कहना है कि जब हम लोगों की सूचना लगाते हैं कि आयोग हमको सूचना ही नहीं दिलवा पाने में असमर्थ है, तो हमारी लड़ाई वो कैसे लड़ेगा? आदेश देगा नहीं, तो आपको ही इसके खिलाफ जाना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा आज। और बाकी सभी लोग आए समय पर और अच्छा, और माननीय आपने भी जो जितने भी जो बताए हैं वो सारगर भी थे और सभी को मिलते हैं। जैसे हमारे हिमाचल से वीरेन जी और आप सभी, जो चर्चा मिलती है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें ये जो विषय उठाया तिवारी जी ने, इस पे भी बहुत अच्छा सा विषय और सबको सीखने में मिलता है कि हमको कैसे लड़ाई लड़नी है और कैसे आयोग कार्य करता है। और जब जो उसका अधिकार होते हैं, जब वही अधिकार हमको नहीं दिला पाता, फिर व्यक्तिगत अधिकार कैसे दिला पाएगा? जी, व्यापक लोक हित में कार्य करते रहिए और डटे रहिए। जी, सभी को पुनः धन्यवाद। आभार जी। ये सैमसंग SMA, या सर मैं नाम, आप अपना नाम और जिला बताएं पहले सर। बहुत अच्छा होता अगर आप सीधे सीधे नाम। आवाज नहीं आ रही है आपकी, सैमसंग SM से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अनम्यूट किया था लेकिन आवाज नहीं है। बेनीवाल जी, आप सवाल करें अपना। सर क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बराबर आवाज आ रही है, बोलिए। ओके सर। सर्वप्रथम तो मैं राजकुमार जी मिश्रा जी से आज पहली बार प्राप्त हुआ हूँ इस मीटिंग में, और उनकी जो आज तक की जो कार्रवाई है वो बहुत ही अच्छी है आरटीए अपने एक्टिविस्ट भाइयों के लिए। सवाल रखिए बेनीवाल जी। हाँ, सवाल मेरा ये है सर, मैंने ग्राम पंचायत के अंदर एक आरटीए लगाई थी, जिसमें मैंने ग्राम पंचायत के द्वारा जो जारी किए गए पट्टे हैं करीबन 1980 से लेकर 1990 के 10 साल के 10 साल। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने आरटीई माध्यम से ग्राम पंचायत से पट्टे रिकॉर्ड मांगा था सर, 80 से लेकर 90 के बीच का, और 2005 से लेकर 2010 के बीच में जारी हुए। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि एक तो ये थर्ड पार्टी है सर जो पट्टे रिकॉर्ड है, और दूसरा उन्होंने 779 के तहत उन्होंने कहा कि ये हम आपको देने के पाबंद नहीं है। तो क्या करें इस पे? और मैंने फर्स्ट अपील कर रखी है, लेकिन फर्स्ट अपील सरपंच होने के बाद, लेकिन वो टाइम पीरियड अभी करीबन हो गया उनका, लेकिन वो भी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। प्लीज जवाब दो। मैंने साक्ष्य अधिनियम में सर मैंने सेम डिटेल मांगी है, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। देखिए, ये जो 7-9 की बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि उन्होंने 7-9 को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो
अब वो उन्हें पढ़ा नहीं है, आप इसमें सबसे बेस्ट है कि प्रथम अपील कर दीजिए। आप वैसे किस राज्य से हैं? राजस्थान से हूँ सर मैंने, और फर्स्ट अपील कर दी। फर्स्ट अपील हमारे यहाँ सरपंच होता है, लेकिन सरपंच कोई देखता नहीं सर। फर्स्ट अपील करीबन 45 दिन के करीबन होने जा रहे हैं, अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिला सर। फर्स्ट अपीलीय अधिकारी तो जनपद पंचायत होता है ना? हाँ, जनपद सरपंच प्रतिनिधि जो है उसी को फर्स्ट अपील अथॉरिटी बनाया हुआ है राजस्थान में। तो चुना हुआ व्यक्ति होता है। हाँ बिल्कुल सर, उसी को यहाँ नियुक्त किया गया है सर कुछ कुछ स्टेट में ऐसा चल रहा है कि कई जगह पे सरपंच को भी अपीलीय अधिकारी बना दिया गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। आप अगर फर्स्ट अपील में आपका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है तो आप सेकंड अपील इसमें कर दें सूचना आयोग। सूचना आयोग से मुझे आशा है कि निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पंच और सरपंच जो आप बता रहे हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी है, मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। इसलिए धारा 20(2) में प्रथम अपीलीय अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान है, उसके सर्विस बुक में एंट्री करने का प्रावधान है, उसको सर्विस रूल के हिसाब से दंडित करना है, ऐसा नियम में है। लेकिन पंच और सरपंच का तो कोई सर्विस रूल होता नहीं है, सर्विस बुक के पास में होता कहाँ है कि उनको दंडित करेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो आप सरकार से वो नोटिफिकेशन मंगा लें। मेरे हिसाब से ये सिरे से गलत है। कोई शासकीय अधिकारी ही जन सूचना अधिकारी हो सकता है और कोई शासकीय अधिकारी ही प्रथम अपीलीय अधिकारी हो सकता है। किसी चुने हुए व्यक्ति को ये पद पर नहीं बैठाया जा सकता। वैसे आप इसमें द्वितीय अपील कर दें, मुझे आशा है कि वहां से आपको राहत मिलेगी। सर इसमें निवेदन करूंगा, राजस्थान में सरपंच को ही प्रथम अपील अधिकारी बनाया हुआ है और नगर पालिका में चेयरमैन को प्रथम अधिकारी बनाया हुआ है, इसलिए आदेश है गवर्नमेंट के। ये तो लेकिन बात सर आप जो फरमा रहे हैं सेकंड अपील कर दे, सेकंड अपील में यही निर्णय होगा कि कोई पट्टे की कॉपी नहीं दी जाएगी, थर्ड पार्टी है और 7(9) के तहत नहीं दी जाएगी, 10 साल की सूचना मांग रहे हैं। ये निर्णय हो चुके हैं, कई निर्णय किए आयोग ने राजस्थान में। किशन लाल जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। उत्तराखंड में भी 2018 तक ऐसा ही था कि चुने हुए लोग हैं जनप्रतिनिधि, इनको ग्राम प्रधान वगैरह को पीआईओ बना देते थे। बाद में फिर राजरानी केस में नैनीताल में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है इनको नहीं बनाया जा सकता। तो 2018 में फिर वो ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इनको पीआईओ बनाया जाने लग गया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अधिकारी होना जरूरी नहीं है, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। उसमें जो भी पंचायत का जो एक्ट होता है स्टेट का, उसमें उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो जो भी उसका नाम हो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। तो पंचायत है, प्रधान है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, तो ये चुने हुए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भी कार्रवाई के प्रावधान है। वो उनके एक्ट में होता है, आरटी एक्ट में नहीं होता है। वो उनके ऊपर जो सर्विस रूल्स या जो भी अपने वो एक्ट लागू होता है, उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के उत्तराखंड सूचना आयोग ने बहुत सारे निर्णय दिए हैं। दूसरा आप ये देखिए कि जहाँ 7(9) उन्होंने इन्वोक किया है, तो आपने कितने विस्तृत सूचना मांगी है, आपने कितने गांवों की सूचना मांगी है? क्या एक गांव की मांगी है? नहीं, एक ही गांव की सर, और ये करीबन 10 सालों के जो पट्टे जारी किए 2 ग्राम पंचायत। 10 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 10 साल बहुत ज्यादा हो गया। आप 1-1 साल का मांगिए, क्योंकि 10 साल तो ऐसा होता है वो यू डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर पेजेस आर देयर, या कितना है। और विस्तृत है तो आप भी उनसे स्पेसिफाई करने का बोलिए कि विस्तृत मतलब कितने 100 कितने हजार पेज है ना। क्योंकि 10 साल का मांगेंगे तो 10 साल का रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। आपको मालूम है कार्यकाल ही 5 साल होता है, तो उनको कम से कम 2 आदमी से करना पड़ेगा। एक को 5-4 में नोटिस देंगे, भूतपूर्व जो जनप्रतिनिधि था जो इलेक्शन हार गया, और दूसरा जो वर्तमान में है वो, और हो सकता है 2 या के बदले 3 भी हो। तो इसलिए आप इसको जो कार्यकाल है, जब चुनाव कब हुए पंचायत के, वो देखिए, वर्तमान का अलग मांगिए, जो भूतपूर्व है उसका अलग मांगिए, उसके कार्यकाल का। इस तरह से आप 2 या 3 आरटीआई में स्प्लिट करके मांगिए। 10 साल का तो एक जगह आपको कभी नहीं मिलेगा। खुद उनके पास 10 साल का नहीं होगा आप जो मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है 10 साल का सूचना लेके बैठे वो? बिल्कुल सर। ग्राम पंचायत पट्टे होते हैं ना सर, वो करीबन पट्टे की रिपोर्ट सर ग्राम पंचायत में रहती है सर। 3 कॉपी बनती है इसकी, एक कॉपी। अच्छा, ग्राम पंचायत में होती है तो ग्राम पंचायत के परमानेंट ऑफिसर के पास होती, चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास थोड़ी आएंगी। आप पीआईओ को लिखिए और पीआईओ के बाद फर्स्ट अपील में करिए, और फर्स्ट अपील में नहीं मिलता है तो फिर आप सेकंड अपील करिए। सर इन्होंने थर्ड पार्टी मेंशन किया सर, क्या थर्ड पार्टी में आता है सर जो पट्टे वगैरह जारी होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि अब तो इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी चेंज हो रहा है। जमीन की पूरी सूचना जो डिजिटल रूप में इंटरनेट पर अवेलेबल किए जाने के प्रावधान अभी हो रहे हैं, तो इसलिए ये थर्ड पार्टी नहीं है।
है ना, आप कोई उस पर कब्जा करने के इरादे से तो नहीं कर रहे। तो उसमें जो भी है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, इसमें 81J वगैरह लागू नहीं होता है। आप इसमें सीधे सूचना आयोग को कर सकते हैं, और सूचना आयोग भी जो है उन पर कार्रवाई, उनके ऊपर जो अधिनियम लागू होता है पंचायत का, म्यूनिसिपालिटी का, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, उस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश दे सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में होता है। तो इसलिए वो मतलब वो सरकारी नौकर हो या इलेक्टेड ना हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एक्ट में नहीं है। एक्ट में तो ये लिखा है कि आप जो 2H है उसमें आप देख लीजिए, ABCD D1 D2, तो उसमें एक्ट में जो लिखा है उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो भी हो सकते हैं, और प्रैक्टिकली जो नहीं करते हैं उसका कारण कुछ दूसरा है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका वीरेन जी आत्मदीप जी फिर से जुड़ गए हैं दूसरे मोबाइल, तो उनको इनवाइट कर लीजिए, उनका भी इसमें। आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं? म्यूट कर लीजिए। आत्मदीप सर जुड़े हैं? हाँ सर, फिर से जुड़े हैं तीसरी बार। उनका ऑडियो का दिक्कत था तो हमने कहा दूसरा मोबाइल से ट्राई करें। आत्मदीप सर अनम्यूट करें आप प्लीज। चलिए हो गया तिवारी जी का जी। हाँ, गूगल पिक्सल मोबाइल से वो जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, तब तक आप कंटिन्यू रखिए वीरेन जी। अन्य किसी साथी के कोई सवाल हैं वीरेंद्र जी जो बोलना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन और रह गया सर, इसमें मेरा तारचंद जी से आ गए आत्मदीप सर आ गए, उनको सुन लें। हाँ जी सर। हम जी नमस्कार सभी साथियों। नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है। हम थोड़ा सत्येंद्र सिंह जी ने जो मामला उठाया है उस पे राजकुमार जी मिश्रा और ठक्कर साहब दोनों ने अपनी बात कही, उस पर थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे जी। सूचना आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, उसके सामने कोई लोक सेवक या PIO पूर्ण रचित दस्तावेज पेश करे और उस पर सूचना आयोग मौन रह जाए कि हमें FIR करने का अधिकार नहीं है RTI में, ये बिल्कुल न्याय की आंख में धूल झोंकने जैसा। कोई भी सरकारी संस्था जिसके सामने कोई भी कूट रचित दस्तावेज पेश करके उसको धोखा देने का प्रयास करता है, गलत आदेश पारित कराने का प्रयास करता है, वो संज्ञेय अपराध है और उसकी सूचना पुलिस को दी ही जानी चाहिए। और सूचना आयोग को विवेकाधिकार भी प्राप्त है, उसको अपनी कार्यप्रणाली तय करने का भी अधिकार है। तो इस मामले में अगर हम या राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त होते हैं तो तुरंत SP या थानेदार को सूचना भेजते कि ये इस तरह का कूट रचित दस्तावेज पेश करके आयोग के साथ को धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है, आप इसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। FIR सत्येंद्र जी जमा कराते खुद, लेकिन आयोग पुलिस को सूचित करता, और ऐसा हुआ है। आपको एक उदाहरण बताएं, मध्य प्रदेश सूचना आयोग में तो 5-6 मामलों में हमारे सामने हुआ कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। एक बालाघाट में अनिल भिड़े नाम के एक RTI टॉपर है, हमारे समय जब हम सूचना थे मध्य प्रदेश सूचना आयोग में सबसे ज्यादा अपीलें उनकी थी, और वो बहुत बड़े ब्लैकमेलर थे। तो सूचना आयोग ने उनकी जब उनकी ब्लैकमेलिंग की बहुत सारी सूचनाएं मिली तो उनकी अपीलों पे दोनों पक्षों की सुनवाई लगाना बंद किया, केवल उनकी अपील की ग्राह्यता पे सुनवाई लगाना शुरू किया। आदरणीय गोपाल प्रसाद जी दंडोतिया जो हाईकोर्ट के भी एडवोकेट रहे हैं, बहुत अच्छे वो सूचना आयुक्त थे, उनके पास बालाघाट जिला था, तो उन्होंने केवल लोक सूचना अधिकारी को बुलाना शुरू किया, नहीं सॉरी इसको अनिल भिड़े को, अपीलार्थी को, कि हम केवल आपकी अपील ग्रहण करने योग्य है या नहीं इस पे सुनवाई करें। लोक सूचना अधिकारी को संबंध नहीं भेजे ताकि अनिल भिड़े को बार बार भोपाल बालाघाट से आना जाना पड़े और उसका तर्क सुना जाए। अब वो भोपाल में बालाघाट में बैठा अनिल भिड़े पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी जिससे कुछ मिल सकता है वहां डाक से RTI भेजता रहता था, खास करके ठेके और टेंडर और ये वगैरह। तो उसने क्या किया, जब लोक सूचना अधिकारी को संबंध नहीं मिला तो लोक सूचना अधिकारी को पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ कोई अपील हुई, तो अनिल भिड़े का काम उससे होता नहीं था। अनिल भिड़े का काम जब होता था जब लोक सूचना अधिकारी को संबंध मिले, अनिल भिड़े को मिले और अनिल भिड़े लोक सूचना अधिकारी से जाके कहे कि देखिए आप ये आप सूचना सुनवाई है, वहां पर इतना जुर्माना हो सकता है, तो यही कुछ सेटलमेंट कर लीजिए अगर आप दंड से बचना चाहते हैं, और उसका काम हो जाता था। तो इस पे जब रोकथाम के लिए अपील की ग्राह्यता पे सुनवाई शुरू की गई और केवल अनिल भिड़े को सामान भेजा गया से, तो अनिल भिड़े ने उसकी फोटोकॉपी करा के लिफाफे में पैक करके और सूचना आयोग प्रेषक लिख के और लोक सूचना अधिकारी को भेज दिया, खुद ने समन
सूचना आयोग की तरफ से, ताकि वो लोक सूचना अधिकारी को वो समन की बात बता के और डरा सके और उससे कुछ वसूली कर सके। इसकी खबर जब लोक सूचना अधिकारी भी सुनवाई में उपस्थित हुआ तो सूचना आयुक्त गोपाल जी दंडोतिया ने कहा कि हमने आपको तो सम्मन भेजा नहीं है, आप कैसे आए? तो उसने बताया कि साहब मुझे ये लिफाफा, अब लिफाफे पे सील देखी गई डाक विभाग की, तो बालाघाट से पोस्ट किया गया सूचना आयोग के नाम से। इस तरह की फोर्जरी उसने की। तो इसके खिलाफ दंडोतिया जी ने बालाघाट के एसपी को लिखा कि इस तरह से इसने कूट रचित कार्रवाई की है आयोग के नाम पे, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद से उस ब्लैकमेलर का सूचना आयोग में आना बंद हो गया। बहुत दिन तो फरार रहा, पुलिस उसको ढूंढती रही, लेकिन उसकी अपीलें आना बंद हो गई, उसने सूचना आयोग भी आना बंद हो गया। तो ये नहीं हो सकता है कि आयोग को आरटीआई एक्ट में नहीं कहा गया कि एफआईआर दर्ज कराओ, इसलिए वो नहीं करेगा। आयोग ने एक्ट में मनाही भी नहीं की गई है कि सूचना आयोग एफआईआर दर्ज कराने का कहीं के लिए कि किसी को पुलिस अथॉरिटी को सूचना नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए सूचना आयोग के साथ कुछ हुआ या सूचना आयोग में कोई भी किसी ने तोड़फोड़ कर दी, तो आयोग तोड़फोड़ वो एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा कि आरटीआई एक्ट में नहीं लिखा है। तो ये बिल्कुल हमें सही नहीं लगता है कि सूचना आयोग को अधिकार नहीं, केवल सत्येंद्र जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाध्य है। दस्तावेज आयोग भी कम से कम सूचना तो दे ही सकता है पुलिस को कि इस तरह का फोर्ज डॉक्यूमेंट करके आयोग को धोखा देने का प्रयास किया है। ये तो कोई भी न्यायशास्त्र का सिद्धांत है, जिस भी संस्था को धोखा दिया जा रहा है वो शिकायत करते। थैंक यू। आतिफ जी सादर नमस्कार जी। मैं राजकुमार छत्तीसगढ़। हाँ मिश्रा जी, हमने आपकी लाइन को आगे बढ़ाया है। सर थोड़ा सा अनुमति हो तो एक लाइन और जोड़ दूं मैं, आपकी अनुमति हो सर साहब। आप और सरदार तारा सिंह जी इस वेबिनार में बहुत अच्छे उत्तर दे रहे थे टक्कर जी के आने के पहले तक, इसलिए हम चुपचाप सुन रहे थे, अपने अपनी उपस्थिति प्रकट नहीं की थी ताकि आप लोगों को सुनाए। मेरा विनती यह है कि आदरणीय आत्मजीत सर जो है ना 100% सही है ये, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये भाई साहब वाले केस में इनका फर्जी हस्ताक्षर करके सूचना आयोग को बता दिया गया कि हमने जानकारी दे दी। अगर सूचना आयोग ये फर्जी हस्ताक्षर को सही मान लेती तो ऐसी स्थिति में तो सूचना आयोग इस केस को डिस्पोज कर देती कि आवेदक को, अपीलार्थी को जानकारी मिल गई है। तो आंशिक रूप से तो सूचना ऐसा नहीं करा उन्होंने, ऐसा नहीं करा। आयोग ने मान लिया कि उनको फटकार भी लगेगी, आप ऐसा मत करिए, आपने गलत काम करा, और आयोग ने मान भी लिया कि इन्होंने गलत काम करा, लेकिन बोले कि एक बार और जाके हम सब समझ गए हैं। यदि आयोग ने माना है कि ये गलत काम और ये ऑर्डर शीट में है तो आयोग कर्तव्य था कि वो कम से कम थाना को या एसपी को सूचना जरूर दे देती कि इसमें फर्जी हस्ताक्षर करके एक दस्तावेज सूचना आयोग के समक्ष पेश किया है। अगर ये काम आयोग नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो अपीलार्थी हैं इनका अधिकार समाप्त हो। इनका अधिकार आज भी बरकरार है, ये एफआईआर कराएं और ये इंटरटेन होगा जरूर। आयोग ने ओरली माना है कि लिख के दिया है सत्येंद्र जी? आयोग ने ओरली वो माना है कि ये निर्णय में भी लिखा वो अभी जवाब मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। तो वेट फॉर द रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न में वो लिख के देते हैं क्या, वो देखिए, है ना, क्योंकि ओरली जो है वो फटकार लगाना और ये सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। जो लिख के देते हैं क्या, उस पे देखिए कि क्या लिख कर देते हैं, और यदि वो करते हैं, लिख कर यदि दे देते हैं, तो फिर आपका एफआईआर का ग्राउंड बन जाता है और उसके निर्णय के आधार पर आप एफआईआर कर सकते हैं। बाकी आयोग के भरोसे बैठे मत रहिए। आयोग का अधिकार है, लेकिन वो ड्यूटी नहीं है कि कंपलसरी आपके लिए वो थाने में जाके करे। जो आत्मदीप सर ने बताया कि आयोग को अधिकार है, अधिकार तो है आयोग को, अधिकार हर भारतीय नागरिक को है क्रिमिनल कार्रवाई का, लेकिन वो पीड़ित व्यक्ति नहीं है। पीड़ित व्यक्ति आप है तो आप 468, 471 में बनता है, आयोग का अधिकार 211 में बनता है, जिसमें वो जाए ना जाए उनकी मर्जी है। तो इसलिए उसमें आप ऑर्डर में क्या लिख के आता है, वो रिटर्न ऑर्डर की पहले वेट करिए और उसके आधार पर आप आगे का प्रोग्राम अपना तय करिए। धन्यवाद जी। भाई का कोई प्रश्न हो तो? राज तिवारी जी का प्रश्न था। राज तिवारी जी आत्मदीप सर के लिए वेट कर रहे थे। जी सर नमस्कार। राज तिवारी जी बड़े जोरदार मुद्दे उठाते हैं हर वेबिनार। जी सर, अभी क्या हुआ सर, एक आयोग, हाँ सर, आपसे ही रिलेटेड एक सवाल था सर, क्योंकि आप माननीय सूचना आयुक्त रहे हैं,
अभी सर एक आरटीई लगाया हमने आयोग में। तो मैडम है एक हमारे ग्वालियर संभाग की वंदना गांधी मैडम। तो उनकी हमने सिर्फ इतनी सी जानकारी मांगी सर कि आपके द्वारा अभी तक कितनी सुनवाइयों, द्वितीय अपील या शिकायतों पर सुनवाई की है, और कितने आपके द्वारा हर्जाने और जुर्माने लगाए गए हैं। तो सबसे पहले तो सर जिस दिन उनके यहाँ पर ये आवेदन पहुंचा, उन्होंने किसी से फोन करवाया, पता नहीं किसी और से, कि भैया सिर्फ मेरे नाम का ही आवेदन क्यों लगाया, बाकी तो 3 आयुक्त और हैं यहाँ पर। तो मैंने उनको कोई आप वंदना जी की बात कर रहे हैं? हम वंदना जी की बात कर रहे हैं। वंदना गांधी, हाँ जी जी सर। तो वो तो तो उनका ठीक सर। उसके बाद में सर उन्होंने एक जानकारी भी दी मेरे को। हाँ, एक जानकारी भी दी कि हमारे पास में इस तरह की कोई वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है इस वाले फॉर्मेट में, कि हमने कितनी अभी जुर्माने हर्जाने लगाए और कितनी हमने सुनवाइयां की अभी तक। तो सर मेरा आपसे यही पूछना था कि सर ऐसी जानकारी आयोग में रहती नहीं है क्या? राज भाई, हमारे समय भी ऐसी कई आरटीआई लगी और एक भी आरटीआई में ये जानकारी देने से इनकार नहीं किया गया। ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है जो आपने मांगा है कि किस सूचना आयोग ने कुल कितनी सुनवाइयां की, कितने प्रकरणों का निराकरण किया, कितने प्रकरणों में दंडात्मक कार्रवाई की और उस दंड की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की, कितनी राशि जुर्माने की जमा हुई, कितनी नहीं हुई, नहीं तो उसके लिए क्या किया। हालांकि ये सब प्रश्नात्मक रूप में नहीं पूछना चाहिए, डॉक्यूमेंट के नहीं सर, मैंने सर प्रश्नात्मक एक भी नहीं पूछा सर, मैंने तो सिर्फ उनका विवरण पूछा था। जी, तो आयोग के जो अवर सचिव है उनके पास सारी जानकारी रहती है, वो एक क्लिक में कंप्यूटर से निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि समय समय पे हमको सूचना आयोग को विधानसभा में प्रतिवेदन देना होता है। प्रतिवर्ष अपनी आंतरिक रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग वर्ष में एक कॉन्फ्रेंस करता है देश भर के सूचना आयोग की, वहां भी हम अपना प्रतिवेदन पेश करते हैं। तो ये आंकड़े समय समय पे तैयार किए जाते हैं कि कुल किसकी सूचना आयोग ने कितने जुर्माने लगाए, कितनी राशि के लगाए। और ये हमारे समय तो हम अखबारों में भी ये देते थे, और उसमें से कितने की वसूली हुई, नहीं वसूली हुई, तो उसके लिए क्या किया गया। तो ये सब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये जानकारी आपको दी ही जानी चाहिए। और राष्ट्रवाद जी, आप ये बताइए कौन से साल की मांगी आपने, ईयर कौन से साल की मांगा? जी सर, मैंने सितंबर, उसमें पर्टिकुलर मेंशन भी किया सर, सितंबर 2024 से जून 2025 तक। नहीं, इसकी एनुअल रिपोर्ट अभी नहीं बनी होगी। ये जो आप मांग रहे हैं ना, दिस इज वर्क इन प्रोसेस। देखो, एनुअल रिपोर्ट बनने में 1 साल लगता है। नहीं, जो रिपोर्ट पेश हो गई है ना, वो सूचना है, और वो रिपोर्ट बनाने में 1 साल लगता है आयोग को। तो जो जैसे सपोज अप्रैल से मार्च तक की वो बनाते हैं, तो वो विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के लिए बनाते हैं, और वो रिपोर्ट बनाने में उनको 8-10 हजार जो भी पीआईओ है पूरे स्टेट में, सबसे संकलन करके वो सूचना बनाते हैं। तो आपके खातिर सूचना बनाएंगे नहीं, वो रेडीमेड यदि है उनके पास, तो आप ईयर जो आपने मांगा है ना, तो वो मुझे लगता है अभी इन प्रोसेस होगा, और इन प्रोसेस सूचना का वो आपको जानकारी नहीं दे सकते। आप ये अगले साल मांगेंगे तो आपको मिल जाएंगी, या पिछले साल की आप मांगेंगे तो इस साल तुरंत मिल जाएंगी आपको। तो इसलिए जो ईयर सर, लेकिन सर सितंबर 2024 से उसकी तक दे सकते थे ना सर। अरे मार्च के बाद काम शुरू होता है, मार्च के बाद ऐसा होता है, मार्च 2025 हुआ ना, तो वो संकलन करने में 1 साल लगेगा, एनुअल रिपोर्ट सेक्शन 25 में बनाने में। देखिए, एनुअल रिपोर्ट जो है वो साल भर सूचना संकलित करके उसके बाद रिपोर्ट बनती है। क्वेश्चन ले लें देवेंद्र जी, तो फिर अगले 5-10 मिनट में कार्यक्रम को क्लोज भी करें, क्योंकि 3 घंटे होने वाले हैं। जी, इसमें हम कहना चाहेंगे, राजनीति के सवाल है, ये सूचना वार्षिक रिपोर्ट की तैयार होगी तब दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सूचना आयोग की व्यवहारिक स्थिति पता है। ये सूचना उनका रीडर या पीए ही उनके ही कंप्यूटर से निकाल के तुरंत दे सकता है। बहुत कम समय का काम है, और इन्होंने तो एक बहुत छोटी अवधि की मांगी है। तो ये कोई मुश्किल नहीं, इसके लिए वार्षिक प्रतिवेदन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, सूचना दिए जाने होंगे। आप इसमें जरूर अपील करिए आगे, और ये जानकारी आपको मिलेगी। जी सर, दूसरा एक छोटा सा सवाल और था सर। राज सर, मैं इसमें बोलूंगा कि मैंने भी ये सूचना जो है मांगी थी अपने यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से। उन्होंने मुझे एट प्रेजेंट डेट तक की सूचना दी, ऐसी कि कितनी कार्रवाइयां। बस मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि कितने ने जुर्माना भरा, जैसे आप पूछ रहे हैं। बस मैंने ये नहीं पूछा। सर, मैंने जुर्माना भरने का मैंने भी नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा कि कितना जुर्माना लगाया, लंबित है। नहीं, जुर्माने का ये जो है डेटा सर इन लोग आखिरी में ही करते हैं।
अभी तक मुझे भी नहीं मिला है वो जुर्माने वाला इशू का। बाकी इन्होंने पूरे प्रकरण की स्थिति की सारी चीजों के डेटा हमें उपलब्ध कराए थे ऑन द डेट, क्योंकि ये पूरा जो है कंप्यूटराइज ही रखते हैं और कंप्यूटर से वो चाहे तो सारे डेटा वो आपको दे सकते हैं। वो ये बोल रहे हैं ना जो हमें कि नहीं दे रहे हैं या किसी कारण का बहाना बना रहे हो, तो बेवकूफ बना रहे हैं बस, वो और कुछ नहीं है। कितना लगाया तो हर महीने के अंत में कोई भी जानकारी मांग सकते जी सर। दे सकते। तो राजकुमारी जी पूछ रहे हैं, जो सूचना आयोग से प्रश्न इन्होंने पूछा है उस प्रश्न का उत्तर सूचना आयोग ने दिया है कि इस तरह की जानकारी हम रखते नहीं है। ये गलत है, ये त्रुटि। मैं भी वही कह रहा हूँ। सूचना आयोग का तो काम ही है ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं दिलाना, और वो अपनी ही सूचना देने में इस तरह की अपारदर्शिता बरतेगा तो ये बहुत गलत है। और इसका एक बड़ा कारण ये है, हम कई आदेश देख रहे हैं अभी जो सूचना आयुक्त है और मुख्य सूचना आयुक्त है मध्य प्रदेश में, कि उन्होंने कानून का अभी तक भी कई महीने हो गए हैं पद संभाले, फिर भी ठीक से अध्ययन नहीं किया है। हमको उनका स्टाफ भी बताता है, इसीलिए वो ऐसे गलत आदेश पारित कर रहे हैं। अभी सत्येंद्र जी हमसे मिलने भी कई कारण ऐसे बताए, मुख्य सूचना आयुक्त ने भी ऐसे आदेश पारित किए जो सरासर कानून के विरुद्ध हैं, जिससे कानून का प्राथमिक ज्ञान भी ना हो ऐसा व्यक्ति जो कर देता है। इस तरह के आदेश भी देखे, ये कानून की अनभिज्ञता का द्योतक है। और उनको ये भी नहीं आत्मदीप सर, सूचना आयोग आखिर क्यों गठित किए गए हैं, क्योंकि सूचना देने से मना करने का काम तो लोक सूचना अधिकारी अपील अधिकारी के स्तर पर हो चुका होता है। आपको तो सूचना देने का रास्ता खोलना है, इसलिए सूचना आयोग बनाए गए हैं। आप वही डिनाइल मोड में आ जाएंगे तो कहाँ नहीं आए हो। और सर आत्मदीप सर, मुख्य सूचना आयुक्त ने तो और भी आपके संबंध में बहुत अच्छे विचार रखे हैं, क्योंकि 2 घंटे पहले इस पे बात मेरा व्यू हुआ है साहब। तो आप थे नहीं उस पे, मैं मुख्य शिवानंद जी का आग्रह था कि मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैं इस पे अपने फोरम पे रखूं, तो आप जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं मुख्य सूचना आयुक्त साहब से मिला, तो मैंने समस्याओं को लेकर उनसे मुलाकात की थी। लेकिन मैंने बताया था कि समय समय पे हमारे आत्मदीप साहब हैं या राहुल सिंह जी हैं, उन्होंने समय समय पे जो हमने आग्रह किया उनको अच्छे से पालन करके या उनका पालन करवाया है, तो हम उसी उम्मीद से आपके पास भी आए हैं। और जैसे ही मैंने नाम लिया आपका और राहुल सिंह जी का, राहुल सिंह जी के ऊपर तो सर्वप्रथम तो पहले ज्वालामुखी की तरह से विस्फोटक हुए और उन्होंने कहा कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप इतना देखो वो ये क्या कर गए हैं, वो जर्नलिस्ट लोग को पत्र सूचना आयोग तो बना दिया और वो लोग क्या कर गए हैं, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ और मैं अपने हिसाब से काम करने में माहिर रहता हूँ। और आप लोग जैसे जो पत्रकार हैं इन्होंने पेंडेंसी बढ़ा रखी है, और इसका कारण है कि सूचना आयोग में बहुत सारी आवेदन लंबित है। और क्या है कि आपके कारण, आप पत्रकारों के कारण आरटीआई लगाने से जो संबंधित व्यक्ति जो जिसका व्यक्तिगत मूल लाभ होता है वो उनसे वंचित हो जाते हैं वो लोग, ये आपके कारण है। और पता नहीं हमारी शासन ने न जाने क्या किया है कि हमारी शासन ने पत्रकारों को भी आयुक्त बना दिए, जिसका दंश हम आज भी ऐसे भुगत रहे हैं कि हर कोई उठ के आ जाते हैं और के साहब राहुल सिंह जी ने ये किया है और आप इसमें ये कीजिए, आत्मदीप साहब ने ये किया है वो कीजिए, तो हम जिसका दंश आज भी भुगत रहे हैं। तो मैंने देखा साहब कि इनके बड़े महान विचार है, इसलिए मैं वहां से आपको कुछ बोला नहीं और मैं बाहर आया। और उसको लेकर के जब मैंने राहुल सर से को फोन लगाया, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने राहुल साहब से पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताएं साहब, ऐसा प्रेम किस प्रकार से? तो उन्होंने बताया सत्येंद्र अगर यदि तुम मेरे से पूछ लेता या मुलाकात हो जाती तो मैं बोलता कि उनके पास जाना भी मत। मैंने कहा सर वो कैसे? तो बोले कि मेरे जो साइटेशन है वो ले लेकर अभी लोग गए और एक कॉस्ट उन पर लग गई है 10,000 ऐसे पूछ, और अभी फिर लगने वाली है, तो इस कारण से वो तो गया है, तो वो तो एक बार क्यों सत्येंद्र जी, वो एक कॉस्ट इनके विजय यादव के ऊपर कॉस्ट लगा दी क्या हाई कोर्ट ने? हाँ लग गई, वो बताइए, एक तो लग गई, अभी वो लग गए, वो ढूंढना जरा उस पर तो हम लोगों को एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। आत्मदीप सर भी होंगे, राहुल सर को बिल्कुल आएंगे, आत्मदीप सर भी रहेंगे। तो आत्मदीप सर आपने देखा कैसे कैसे सूचना आयुक्त बन रहे हैं आजकल? देखिए अभी हमने कहा था कि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना का अधिकार अधिनियम के
मूलभूत कानून की पूरा ज्ञान नहीं है। ये अभी इससे भी सिद्ध होता है जो आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी ने कहा कि पत्रकारों को बना दिया जाता है। अब उनको ये पता नहीं कि जो आरटीआई एक्ट में सूचना आयोग की पात्रता तय की गई है कि कौन कौन किन किन को बनाया जा सकता है, उसमें पत्रकारिता सम्मिलित है। इसका उनको ज्ञान नहीं। दूसरा, उनको इसका ज्ञान नहीं है कि उनको नहीं बनाया जाना चाहिए था। ये भारत की संसद ने इस बारे में एक वो प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 2 प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार ने बनाए, एक जस्टिस सरकारिया की अध्यक्षता में और एक कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली उनकी अध्यक्षता में, कि भारत में सुशासन कैसे कायम हो, सरकारी व्यवस्था कैसे सुधरे। दोनों प्रशासनिक सुधार आयोगों ने संसद में रिपोर्ट पेश की, जिसको सब दलों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। उस रिपोर्ट में दोनों में ये कहा गया है कि सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी है। इसे सफल बनाने के लिए सूचना आयुक्त के पदों पर, यानी मुख्य सूचना आयुक्त के पदों पर अधिक से अधिक सिविल सोसाइटी के लोगों को, यानी नागरिक के समाज के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए, पात्र लोगों को, न कि रिटायर्ड नौकरशाहों को। क्योंकि रिटायर्ड नौकरशाहों में भी सूचनाएं दबाने छिपाने की स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है। ये दोनों आयोगों में कहा गया है। इसके तहत विजय यादव आईपीएस से रिटायर्ड है, उनको तो बनाना ही नहीं चाहिए था और सब दलों ने स्वीकार किया है संसद में। उसको लागू नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर वो खुद पात्रता नहीं रखते इस रिपोर्ट के आधार पर। तो और कानून के आधार पर पत्रकार पूरी तरह पात्रता रखते हैं, इसका उनको ध्यान नहीं। ये सही बताया का ये कारण वही है कि हम लोगों के समय के फैसले उनके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं न्यायपालिका में। उनकी हालत अपन सर अगले मीटिंग में अपन इनका सत्येंद्र जी, आप राहुल सर से बात करके कॉस्ट वाला ऑर्डर ले लीजिएगा, मैं भी उनसे मांगता हूँ। और अगली मीटिंग हम इसी में जितनी कॉस्ट इनके ऊपर लगे और जितने इनके इस तरह से बैड निर्णय आए, इनके विरुद्ध मतलब मोर्चा खोलना है। और इसमें एक अपन लोगों को और भी काम करना है, एक आवेदन मतलब बना करके इनके विरुद्ध शिकायत बना करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबको भेजना है। द्विवेदी जी, ऐसे सूचना आयुक्तों को उखाड़ करके फेंकना है। सुनिए, ऐसे इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, ऐसे सूचना आयुक्तों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये बहुत गंदी विचारधारा के लोग हैं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सूचना आयुक्त बनने की क्या प्रक्रिया है, कौन सूचना आयुक्त बन सकता है, और सीधे अरे मैं तो यार आपको कहता हूँ, आप जैसे पत्रकार किसी काम के नहीं हो। आपको जाना था तो सबसे पहले उसकी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके जाना था, अपने मोबाइल की, उसको रिकॉर्ड करना था, उसको अपन वायरल कर देते इस तरह से बात करते हुए। शिवानंद जी, एक दिन में 24 घंटे में ये सब लाइन पे आ जाते। स्टिंग ऑपरेशन करिए ऐसे सूचना आयुक्तों का। शिवानंद जी, हाँ शिवानंद जी, राजकुमार मिश्रा जी, मिश्रा शिवानंद जी, जी, इसमें मैं आदरणीय आत्मदीप सर से एक अनुरोध करूंगा, राहुल सर जब आएंगे तब भी, कि एक 5-6 लोगों की एक टीम बना दी जाए। वो टीम केवल इनके निर्णय को, यादव साहब के जो निर्णय है ना मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना, मैं तो अभी छत्तीसगढ़ के सूचना आयुक्त की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो और भी माशाअल्लाह है। लेकिन ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है मध्य प्रदेश में, इनके सारे निर्णय आरटीआई में निकाले जाए, सभी निर्णय, और उसमें कुछ लोग बैठ के समीक्षा कर लें कि इनका निर्णय किस प्रकार का है। अपन यही करेंगे। आगे सारे निर्णय, ये राज तिवारी हैं, ये प्रशांत त्रिपाठी हैं, ये सब इनके पास निर्णय रखे हुए हैं। बहुत घटिया निर्णय है, मतलब आप ताज्जुब करोगे जिस तरह से आपने सर ने कहा है, बिल्कुल वैसे। मेरी प्रार्थना ये है कि उनके निर्णय के, देखिए आरटीआई एप्लीकेशन निकलवा लीजिए, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश निकलवा लीजिए, इनका आदेश सब है इनके पास, और सत्येंद्र का भी आ जाएगा, सत्येंद्र सिंह जी का भी आ जाएगा 1 आध हफ्ते 10 दिन में। आप आ जाए आपके ऑर्डर तो आप उसको लाइए। मैं गोपनीय रूप से हाईकोर्ट के एक बड़े जज साहब का इस तरह के आदेश की समीक्षा करवाया हूं, जिसमें कुछ लोग सम्मिलित थे, और जब हाईकोर्ट के जज साहब के बारे को पता चल गया कि मेरे निर्णय का इस तरह से समीक्षा हो रहा है कि ये सही है और ये गलत है, उनको आंधी तूफान आ गया। ऐसे कमरों में बैठ पसीना हो गए। नहीं, अपन ऐसे मूक दर्शक बन के नहीं बैठे रहेंगे। अभी तक देख रहे थे, बहुत हाइट हो गई है, मतलब ह्यूमिडिटी की हाइट है। मतलब ऐसे सूचना आयुक्त तो यार हो ही नहीं सकते। कैसे सूचना आयुक्त बन गई? इनको लिखना है, इनके विरुद्ध जितना हो सकेगा उतना लिखना है, उतना बोलना है। अपन तो इतना ही कर सकते हैं, अपन करेंगे।
पूरे डॉक्यूमेंट कानून को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में राज्यपाल और राष्ट्रपति को आप शिकायत करिए, और सोशल मीडिया में या ऐसे ही कार्यक्रम में एक एक उनका एक एक तो जजमेंट को एक एक दिन सार्वजनिक करिए। देखिए तमाशा बिल्कुल करना है, वही करना ही है। मतलब ये था कि चलो नए नए हैं, थोड़ा सीख जाएंगे, कोई कानून का इतना ज्ञान वाला नहीं होता, और पुलिस डिपार्टमेंट और वेरियस डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो लगता है कि शायद उतना ज्यादा नहीं होगा लीगल, लेकिन यहाँ लीगल भी ऐसे ही हैं जो लीगल में आए हैं, उनको कुछ नहीं पता है, इनको भी कुछ नहीं पता है। पता नहीं कैसे सूचना इतना देते हैं। इनको तो पब्लिक डिबेट में लाना चाहिए, इनको तो सरेआम नंगा करना चाहिए ऐसे लोगों को, इनके नॉलेज को, जो भी इनका नॉलेज है। हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इतने दिन से पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उनको 4 लोगों को इनके पैनल में खड़ा कर दिया जाए, वो इनको नंगा कर देंगे पूरी तरह से। एक्सपर्ट की तो आप बात छोड़ दीजिए, ऐसे सूचना आयुक्त। बहुत अफसोस होता है। चलिए मुझे अनुमति दीजिए, भोजन का ठीक है, समय। कार्यक्रम को विराम भी देते हैं। आदित्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी सर वीरेंद्र जी ठक्कर का सर मेरा सवाल बीच में रह गया था, चैन नेटवर्क अगले हफ्ते सवाल लेंगे आगे। अब आगे ले लेंगे भैया भारत जी। आज के बारे में सर एक बताना था सर, थोड़ा 5-10 मिनट सर इनका, राजकुमार जी मिश्रा का मुझे सर थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए तो सर। चलिए 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिए, 5 मिनट है ना। हाँ सर, प्लीज मुझे स्क्रीन शेयर करने की सर अनुमति दीजिए सर। आप मांगिए अनुमति वहां से। ये सर मेरे यहाँ होस्ट डिसेबल आ रहा है पार्टिसिपेंट। चलिए मैंने को होस्ट बना दिया, आप करिए। ये सर देखिए, ये आपको दिख रहा है कि ये गुजरात सूचना आयोग में सर मैंने अभी एक साथ को मेरी जो अपील थी, दूसरी अपील की सुनवाई थी, उसमें सर ये सभी के सर फैसले हो चुके हैं। और सर मेरा जो ये अभी तक वो सर इन्होंने पेंडिंग में ही रख दिया हुआ है सर, जो फैसला है। उसके बाद सर क्या हुआ है मैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें के इसके बाद सर मैंने इनको ये 1 मिनट सर मैं थोड़ा स्क्रीन कम करना पड़ेगा मुझे। ये सर ये देखिए, ये अपना 1 मिनट स्क्रीन इसमें। ये सर देखिए, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात सूचना आयोग एक तो अपने गलत जो है वो डिसीजन पारित कर रहे हैं, और उसके बाद सर ये एक सर्कुलर उन्होंने सर रिलीज कर दी है कि हमने जो डिसीजन दे दिया है वो उसको कहीं पे भी चेंज नहीं करेंगे। ये गलत मतलब परिपत्र एक सर्कुलर बाहर कर दिया सर इन्होंने। और सर मेरे मामले में जो रिटायर्ड जज हैं जो अभी हैं वो सूचना आयोग, सर उनको मैंने प्रथम अपील अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के दोनों के सर सत्य उनको मतलब सभी साक्ष्य दिए हैं। उसके बाद भी सर वो सूचना आयोग दूसरी सुनवाई है वो सर पेंडिंग रख के बैठे हुए हैं। फिर ये सर काफी सारे लोगों के केस में ऐसे हुए हैं सर। और एक इन्होंने ये 24/7/2025 को अभी ये जो गुजरात सूचना आयोग है सर, उन्होंने ये आदेश ये एक परिपत्र सर्कुलर बाहर कर दिया है कि हमने जो एक बार निर्णय दे दिया है उसके बाद हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे सर। ये देख सकते हैं आप सर। और सर ये तो मुझे आपको इसमें नहीं देखिए, एक मिनट, इसमें ऐसा है भरत पंडा जी कि सर्कुलर, मैं अपनी बात खत्म करता हूं सर। उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये देखिए काफी सारे सर लोग जो थे उसको भी सर वो उन्होंने ऐसे ही किए हैं कि गलत डिसीजन दे दिए हैं। तो फिर मुझे ये बात ध्यान में आई तो सर मैंने क्या किया अभी सर, मैं वो उसका भी आपको बताता हूँ कि ये देखिए मैंने सर एक लेटर ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब को लिखा हुआ है कि ये इसमें आप स्व संज्ञान यानी सुओ मोटो लीजिए, और इसमें पूरा सर 8 बिंदु के सर पूरा पॉइंट रखे हैं। और उसमें अभी आपने जैसे सर हमें कहा कि हमें सभी को ये मतलब सूचित करना है कि आरटीआई अधिनियम के अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो मैंने राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, गुजरात के गवर्नर साहब है उनको भी लिखा है,
और गुजरात के हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब है उनको भी लिखा है, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है सर, और जीएडी को भी लिखा है। एक तो सर ये गुजरात सूचना आयोग है वो सर गलत संविधान के विरुद्ध डिसीजन। अब ये संविधान के विरुद्ध जो आप बता रहे हो ना, वो अब इसके लिए आपने इनको लिख दिया। लिखने के बाद आप ऐसा करिए कि अब आपको पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करनी पड़ेगी, और बाकी इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपके इससे कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय दे दिए हैं तो निर्णय तो उनके बाध्यकारी होते हैं। स्वयं तो उन निर्णयों पर रिव्यू कर नहीं सकते, रिव्यू की पावर उनके पास है ही नहीं, कानून में ही नहीं है। तो आप हाई कोर्ट में इसमें जाएंगे, हाई कोर्ट जाइए। हालांकि आपने रिप्रेजेंटेशन जो दे दिया है वो अच्छा किया है संबंधितों को, और इंडिविजुअल बेसिस पे इनको शायद करना पड़ेगा आपको कि कौन सा निर्णय उन्होंने गलत दिया है कानून के विरुद्ध जाकर के। और ये सर मैं राजकुमार मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि सर मुझे अभी गुजरात हाई कोर्ट में या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मिश्रा जी बता रहे हैं। मिश्रा जी बताइए, इनके क्वेरी का समाधान कर दीजिए आप प्लीज। क्या पूछे हैं? ये सर जैसे कि जो संविधान के विरुद्ध ये आदेश पारित कर रहे हैं, और दूसरा कि ये इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है कि हमने जो भी गलत संविधान के विरुद्ध भी आदेश दिया है या आरटीआई के नियम के भी विरुद्ध जो आदेश दिया है उसको हम दोबारा चेंज नहीं करेंगे भले ही हमारी गलती हो। आप ये जिसको कह रहे हैं कि चेंज नहीं करेंगे, ये रिव्यू करना होता है। सूचना आयोग के पास रिव्यू का कोई अधिकार ही नहीं, तो सूचना आयोग रिव्यू नहीं करेगा। अगर उन्होंने कह दिया है कि हमने जो आदेश पास कर दिया है वही अंतिम है, आप देखिएगा सूचना के अधिकार की धारा 19(9) है, शायद देख लीजिएगा, 19 में ही है, 19(9) है। उसमें लिखा है कि सूचना आयोग का आदेश बंधनकारी होता है। तो सूचना आयोग ने अगर गलत आदेश भी पारित कर दिया है तो उसके आदेश को हम हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं रिट में। इसके अलावा यदि आप किसी भी सूचना आयोग में अगर आप दोबारा चाहते हैं कि वो अपने आदेश को सुधारे, तो अपने आदेश को ही, गलत आदेश को भी सुधारने का अधिकार नहीं है। और एक बात है, ये सीपीसी में भी लिखा है जो रेस जुडिकेटा होता है कि एक केस की 2 बार सुनवाई नहीं हो सकती है। तो एक बार यदि निर्णय हो गया 2 पार्टी के बीच में तो एक ही केस की 2 बार सुनवाई नहीं हो सकती है। तो इसमें सीपीसी 10 और 11 आप देख लीजिए, रेस जुडिकेटा। तो रेस जुडिकेटा जो है, जो डिसाइडेड केस है, वो डिसाइडेड केस का फिर से वो नहीं कर सकते, केवल रिव्यू में भी लिमिटेड, इवन सिविल कोर्ट को भी बहुत लिमिटेड पावर होता है कि क्लरिकल मिस्टेक है, एरिथ मिस्टेक है, या कोई डेट वगैरह कुछ गलत पड़ा या केस नंबर कुछ गलत पड़ गया है, तो केवल जो क्लरिकल मिस्टेक होते हैं वो केवल सुधारने का कारण होता है। पुनः सुनवाई जो होती है वो केवल अपील में ही होती है। यहाँ चूंकि निर्णय अंतिम है तो अपील नहीं होती है, ये अधिकार केवल हाईकोर्ट को ही है। और बहुत सारे हाईकोर्ट के ऐसे निर्णय आपको मिल जाएंगे कि सूचना आयोग को पुनः सुनवाई का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात जो आपने लिखा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह इनको आरटीआई में कोई अधिकार नहीं है। उनके जो अधिकार है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रूल बनाने के अधिकार है, इंडिविजुअल केस के उनको सुनवाई के अधिकार नहीं है। तो आप यदि 1000 केस भी उनके सामने रख दो तो उनके उसके सुनवाई का अधिकार नहीं है, वो अधिकार केवल हाईकोर्ट को ही है 226 और 227 में। वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब, मैंने इसके लिए नहीं लिखा है, इसलिए लिखा है कि आरटीआई एक्ट का सूचना आयोग उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरा कि वही बता दिया सर ने, 19(9) बता दिया अभी राजकुमार सर ने। उसमें यह होता है 19(9) में स्पष्ट लिखा है कि अपने ही उनको रिव्यू का पावर नहीं है, और बहुत सारे हाईकोर्ट बता चुके हैं ये कि आयोग जो है उसको रिव्यू का अधिकार नहीं है। तो आप जो दूसरी बात सीपीसी में स्पष्ट लिख लीजिए, एक केस की उसी अदालत में उसी 2 पक्षों के बीच में दूसरी बार सुनवाई नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। और रिव्यू के अधिकार इनको नहीं है। तो एक बार केस डिसाइड हो गया तो उस केस को पुनः सुनवाई नहीं करने का अधिकार नहीं है। यह संविधान में भी आप देख लीजिए, आप क्रिमिनल लॉ में भी है ना, एक गुनाह की 2 बार सजा नहीं हो सकती, या डबल ट्रायल नहीं हो सकता है। तो क्रिमिनल लॉ में भी इस तरह के प्रावधान होते हैं कि एक डबल ट्रायल नहीं चलाया जा सकता एक व्यक्ति का। तो एक व्यक्ति का एक ट्रायल हो गया तो दूसरा ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। तो क्रिमिनल लॉ में भी इस तरह के प्रावधान है। तो इसलिए ये सीपीसी, सीआरपीसी और आरटीआई एक्ट के भी खिलाफ है। तो इस तरह से उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है वो स्पष्ट है, और वो सर्कुलर को आप चैलेंज कर सकते हैं। जो सर्कुलर लिखा है वो यदि आपको लगता है कि गलत है तो सर्कुलर को चैलेंज आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कुछ होगा, क्योंकि वो कानून के अनुसार ही है वो। सभी लोगों के साथ कितना ही कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे अभी गुजरात हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो आपका सर अनुभव इसमें कैसे, और रिट पिटीशन वगैरह कैसे इसमें करना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, पहले सीपीसी 10 पढ़ लीजिए, रेस जुडिकेटा क्या होता है। राजकुमार मिश्रा जी अपना नंबर शेयर कर लेंगे, आप उनसे मार्गदर्शन ले लेना, वो इस विषय पर एक्सपर्ट हैं। तो मिश्रा जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए। भरत पंड्या जी गुजरात से हैं, तो इनका आप मार्गदर्शन कृपया करें, है ना। राजकुमार मिश्रा जी ने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, और उन्होंने अपना बताया ये सारी चीजें। और मैं काफी खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद आप मिश्रा जी आए। आप आते रहा करें बीच बीच में, मतलब जब आपको समय मिले, तो ये आपका कार्यक्रम है।
तो ठीक है, फिर यहाँ पर इसको विराम देते हैं। शिवानंद जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो पेंडिंग रह गया।